एस्पिरेंट्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम करेंगे नॉलेज हब मॉक टेस्ट सीरीज। जो हमने टेस्ट सीरीज चला रखी है उसके लिए, और फिलहाल हमने ग्रुप डी के लिए चला रखी है हरियाणा ग्रुप डी मॉक टेस्ट सीरीज। और तीसरा प्रैक्टिस सेट आज हम करने वाले हैं हरियाणा ग्रुप डी एग्जाम के लिए। इस सीटी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है जो हम करवा रहे हैं आपको। अगर आप हरियाणा पुलिस की तैयारी करें तो भी 90 नंबर का पेपर इसी में से आएगा। हरियाणा का कोई पेपर हो, किसी भी पेपर की आप तैयारी करें तो मॉक टेस्ट जरूर देखें। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारा पेपर यहीं से बनेगा। ठीक है, 100% इसमें हम करेंगे और सभी का डिटेल में सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, और वो है नॉलेज हब 7900। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया है। काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल, काफ़ी सारे पीडीएफ आपको नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। आपको स्टडी मटेरियल की पीडीएफ नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल पर आपको दी जाएगी। इसके अलावा जो भी नई भर्ती आने वाली है, कोई नए पेपर होंगे, वो सारी जानकारी आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल से ले सकते हैं, और वो साइल अपडेट्स के नाम से। इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए, तीसरा प्रैक्टिस सेट हम करेंगे ग्रुप डी एग्जाम के लिए, HSC CET के लिए। 100% होंगे, सभी का डिटेल में हम 1 बाय 1 सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो आज की क्लास का सबसे पहला प्रश्न दिया है, और यह प्रश्न है कि हाल ही में आरबीआई ने देश का दूसरा सुरक्षित डेटा सेंटर कहाँ लॉन्च किया है। देश का दूसरा सुरक्षित डेटा सेंटर कहाँ लॉन्च किया है आरबीआई ने? गुजरात, हरियाणा, उड़ीसा या फिर तेलंगाना? तो इसमें देखो, आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश का दूसरा उच्च सुरक्षा वाला अत्याधुनिक डेटा सेंटर और एंटरप्राइजिंग कंप्यूटिंग और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान ओडिशा भुवनेश्वर के पास इन्फो वैली 2 में स्थापित किया है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, वहाँ पर स्थापित किया है। मेन काम क्या है इसका? आरटीजीएस, एनईएफटी वगैरह को सुरक्षित रखने के लिए बनाया है आरबीआई ने अत्याधुनिक डेटा सेंटर। देखो, ये तो है भारत का दूसरा उड़ीसा के अंदर। पहला कहाँ है? तो आरबीआई का पहला डेटा सेंटर था ये खारघर, नवी मुंबई, महाराष्ट्र के अंदर। ध्यान रखना, आरबीआई का पहला जो डेटा सेंटर खोला था वो था नवी मुंबई के अंदर, और दूसरा है ये भुवनेश्वर, उड़ीसा के अंदर। दोनों आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, दोनों ही आपको ये ध्यान रखने हैं। तो पहले प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा? ओडिशा के अंदर देश का दूसरा सुरक्षित डाटा सेंटर लॉन्च किया है आरबीआई ने। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में भारत और किस देश ने डाक क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? डाक क्षेत्र में, पोस्टल क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौते पर साइन किए हैं, ज्ञापन पे साइन किए हैं। कौन सा देश है वो? हाल ही में भारत और ब्राजील ने डाक सेवा, ई कॉमर्स, लॉजिस्टिक, डिजिटल प्रणालियों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए एक MOU पर साइन करे हैं, और ये 5 वर्ष का समझौता रहा है। भारत के संचार मंत्री थे और ब्राजील के संचार मंत्री द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत और ब्राजील देश के बीच में द्विपक्षीय समझौता हुआ है ये। तो दूसरे प्रश्न का ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा, ब्राजील के साथ समझौता किया है। तीसरा प्रश्न दिया है कि हाल ही में किसने संविधान के तमिल और गुजराती संस्करण जारी करे? जो हमारा संविधान है उसको तमिल और गुजराती भाषा में भी लिखा गया है वो, तो इसको किसने लॉन्च करा है ये संविधान को तमिल और गुजराती संस्करण? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गृह मंत्री या फिर प्रधानमंत्री? तो इसमें देखो, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर नई दिल्ली स्थित उपराष्ट्रपति भवन में भारत के संविधान के अद्यतन तमिल और गुजराती संस्कृत का विमोचन किया था। भारत के उपराष्ट्रपति ने करा था उपराष्ट्रपति भवन के अंदर तमिल और गुजराती संस्करण संविधान का। इस पहल का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय भाषाओं में संवैधानिक प्रावधानों पर पहुंच को आसान बनाना और नागरिकों के बीच संवैधानिक जागरूकता को बढ़ाना है। तो तीसरे प्रश्न का ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन। चौथा प्रश्न दिया है कि प्रसिद्ध चित्रकार पैब्लो पिकासो जो बोलते हैं पैब्लो पिकासो, ये कहाँ से है? तो पिकासो है स्पेन से। कहाँ से था ये? स्पेन से था। ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा देश दक्षेस का सदस्य यानी कि सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क के सदस्य देश कौन से हैं? इनमें से कौन सा एक सार्क का सदस्य नहीं है? भारत, मालदीव, म्यांमार या फिर भूटान? देखो, सार्क या फिर दक्षेस, इसकी फुल फॉर्म देखो, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कंट्रीज। इसमें 8 देश हैं।
अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। ये 8 देश हैं साउथ एशिया के सार्क के अंदर। 1985 में इसकी स्थापना की गई थी सार्क की। ठीक है, सदस्य देश देखो, अफगानिस्तान 2007 में आया था, बाकी बांग्लादेश भी शुरू में, भूटान, भारत, मालदीव, इन्होंने सार्क की स्थापना करी थी, तभी से है ये। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? नेपाल की राजधानी काठमांडू के अंदर। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है? नेपाल की राजधानी काठमांडू के अंदर है। ये इंपॉर्टेंट है मोस्ट। ये 8 सदस्य देश है, सारे साउथ एशिया के हैं। तो सार्क क्या 8 देशों में भारत भी है, मालदीव भी है, भूटान भी, लेकिन म्यांमार नहीं है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 5 का। प्रश्न नंबर 6 है, चाइना मैन शब्द किस खेल से है? चाइना मैन, तो चाइना मैन जैसे क्रिकेट से है, जैसे कुलदीप यादव जो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स जो स्पिनर बॉलर होते हैं, वो होता है चाइना मैन। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। चाइना मैन शब्द क्रिकेट से है, जिसको नहीं पता हो ध्यान रखना, बॉलिंग से संबंधित है ये। प्रश्न नंबर 7 है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने किसे विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है? मौलिक अधिकार जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको लागू करने के लिए स्पेशल अधिकार की स्पेशल उत्तरदायित्व हमारे संविधान ने किसको दिया है? भाई, नागरिकों के जो मौलिक अधिकार हैं 12 से 35 तक, उनकी रक्षा कौन करेगा? तो वो करेगा संविधान जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, वो सुप्रीम कोर्ट को स्पेशल उत्तरदायित्व दिया है ये। भाई, कहीं भी नागरिकों के संविधान मौलिक अधिकारों का हनन हो तो आप सुप्रीम कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगा। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका। ना तो राष्ट्रपति आएगा, ना संसद आएगा, ध्यान रखना। ऑप्शन डी आंसर आएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रश्न नंबर 8 दिया है आगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब से प्रारंभ हुई? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहाँ से शुरू हुई थी? पानीपत से। किसने उद्घाटन करा था? नरेंद्र मोदी ने। साथ में कौन थी? माधुरी दीक्षित स्टेज पर। हरियाणा के पानीपत से नरेंद्र मोदी और माधुरी दीक्षित ने उद्घाटन करा। कब की बात है? जनवरी 2015 की। ठीक है, ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 8 का। प्रश्न नंबर 9 दिया है आगे, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की गई थी? पहली बौद्ध संगति देखो कितनी हुई थी? 4 मीटिंग हुई थी नॉर्मली। पहली कहाँ हुई थी? राजगृह, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र, चौथी कश्मीर के कुंडलवन में। पहली राजगृह, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र, चौथी कश्मीर के कुंडलवन के अंदर। ये चारों ध्यान रखनी है आपको, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अच्छा, ये किसके नेतृत्व में हुई थी, किसने अध्यक्षता करी थी, ये सारी चीज़ें भी आपको देखनी है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। पहली बौद्ध संगति हुई थी राजगृह के अंदर, बिहार के अंदर। प्रश्न नंबर 10 है कि विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध राजा कृष्णदेवराय ने कौन सी पुस्तक लिखी? विजयनगर साम्राज्य का शासक था कृष्णदेवराय, इसने कौन सी पुस्तक लिखी? मिताक्षरा, अमुकमाल्या, राजतरंगिणी या फिर कविराज मार्ग? विजयनगर साम्राज्य के महान सम्राट कृष्णदेवराय ने तेलुगु भाषा में, देखो कौन सी भाषा? तेलुगु भाषा में क्या लिखा था? अमुक्तमाल्यद। अमुक्तमाल्यद नामक एक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना करी थी कृष्णदेवराय ने तेलुगु भाषा के अंदर। यह एक उत्कृष्ट महाकाव्य है जिसमें राज्य कला और प्रशासनिक नीतियों का विस्तृत विवरण दिया है। इसके अलावा उन्होंने संस्कृत में जाम्बवती कल्याण नामक नाटक की रचना करी थी। ये है मोस्ट इंपोर्टेंट। कृष्णदेवराय ने एक संस्कृत भाषा में एक नाटक लिखा था, जाम्बवती कल्याण। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पेपर में कई बार पूछा गया है। जाम्बवती कल्याण कृष्णदेवराय ने संस्कृत भाषा में, और अमुक्तमाल्यद ये तेलुगु भाषा में लिखी थी। दोनों इंपोर्टेंट है ये। तो प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा अमुक्तमाल्यद, प्रश्न नंबर 10 का। प्रश्न नंबर 11 दिया है कि भारत सरकार के बजट में राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान घटाने पर क्या प्राप्त होता है? भाई देखो, हर साल जो टोटल एनुअल जो डेफिसिट होता है, जो खर्चा होता है, घाटा होता है, जो लॉस, राजकोषीय घाटा जितना होता है उसमें से ब्याज घटा दो, जो ब्याज हम देते हैं, तो क्या बचेगा? तो हमारा बचेगा प्राइमरी डेफिसिट, प्राथमिक घाटा बचेगा। जो लॉस होता है, जो डेफिसिट होता है, जो नुकसान होता है सरकार को हर साल, उसमें से जो टोटल होता है उस राजकोषीय, उसमें से ब्याज का घटा दो तो प्राथमिक घाटा आ जाएगा। ब्याज का मतलब जो सरकार ने उधार ले रखे उन पे ब्याज तो देगी हर चीज़ पे, वो घटाने पर। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा इकोनॉमिक्स का। काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये। प्रश्न नंबर 12 है कि भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद जीएसटी परिषद, जीएसटी काउंसिल के निर्माण का प्रावधान करता है? जीएसटी काउंसिल जो बनाई थी वो किस अनुच्छेद के अंदर बनाई गई, किस अनुच्छेद के अंदर इसके बारे में जिक्र है? भारत के संविधान में जीएसटी काउंसिल का गठन का अनुच्छेद है 279 ए 279 ए के अंदर।
279 279 ए के अंदर जीएसटी काउंसिल का बताया गया है। 101वां संविधान संशोधन था, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। जीएसटी काउंसिल जो आज जीएसटी बनाया गया है, कौन सा संविधान संशोधन था? 101वां। कब हुआ था? 2016 के अंदर। अनुच्छेद है 279 ए 279 ए। 101वें संविधान संशोधन से जीएसटी को जोड़ा गया था, 2016 का ही। इस परिषद का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। कौन करता? भारत का राष्ट्रपति। और केंद्रीय वित्त मंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है। जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय वित्त मंत्री, जो फिलहाल निर्मला सीतारमण है वो। बजट की बात करें, बजट होता है अनुच्छेद 112 के अंदर, ध्यान रखना, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं बजट को, बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 112 के अंदर है। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा दोनों में प्रस्तुत होता है ये। और जीएसटी काउंसिल है ये 101वां संविधान संशोधन 2016 से जोड़ा गया था। अनुच्छेद है 279 ए 279 ए। तो प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन बी उत्तर होगा। 279 ए के अंदर जीएसटी काउंसिल का जिक्र किया है। प्रश्न नंबर 13, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आजकल, कि भारत के संविधान में किसके विरुद्ध महाभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? महाभियोग चला देते हैं अगर आप उसके काम से संतुष्ट नहीं, कोई गड़बड़ करता नौकरी पर रहते हुए, तो इसमें है कौन सा व्यक्ति है, कौन सी पोस्ट है जिसके खिलाफ हम महाभियोग नहीं चला सकते, इंपीचमेंट नहीं ला सकते? भारत का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, राज्य के राज्यपाल, गवर्नर। इन चारों में से किसके विरुद्ध हम महाभियोग नहीं ला सकते? संविधान के अंदर इसका प्रावधान ही नहीं है इम्पीचमेंट का, इसको हटाने का। भारतीय संविधान में राज्यपाल, गवर्नर को हटाने का, महाभियोग का कोई प्रावधान नहीं है। वो राष्ट्रपति के परिषद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं और बिना किसी औपचारिक महाभियोग के उनको कभी भी हटा सकते हैं। गवर्नर के खिलाफ कभी भी इम्पीचमेंट नहीं आएगा, महाभियोग नहीं आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, देखो गवर्नर पर कोई प्रावधान नहीं है महाभियोग का। अनुच्छेद 156 के तहत राष्ट्रपति उसको हटा सकता है, गवर्नर को। राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति के अनुच्छेद 61 के तहत संविधान उल्लंघन पर कार्रवाई हो सकती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 124 की धारा 4 के तहत। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो प्रॉपर आंसर आएगा राज्यपाल, गवर्नर ऑफ द स्टेट। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा, राज्य के राज्यपाल। प्रश्न नंबर 14, शिव सुंदरम जलप्रपात कहाँ पर, किस नदी पर है? शिव सुंदरम जलप्रपात किस नदी पर है? शिव सुंदरम जलप्रपात भारत के कर्नाटक राज्य के मांड्या जिले में कावेरी नदी पर है। कर्नाटक, कावेरी नदी पर। यह जलप्रपात गगनचुक्की और भार चुक्की नामक दो धाराओं में विभाजित होकर गिरता है। तो शिव सुंदरम जलप्रपात, इसकी दो धाराएं हैं, एक को बोलते हैं गगनचुक्की, एक को बोलते हैं भार चुक्की। कावेरी नदी के ऊपर है, कर्नाटक राज्य के अंदर है ये शिव सुंदरम जलप्रपात। तो प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा, कावेरी नदी पर। प्रश्न नंबर 15 है कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में फिलहाल तो है 22, वर्तमान में 22, लेकिन जब संविधान लागू हुआ था उस समय कितनी थी? 14 भाषाएं थी। जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, जब 14 ही भाषाएं थी, बाद में हो गई 22। अब कब कब कौन सी ऐड हुई है ये भी ध्यान रखो। पहला संशोधन था 21वां संविधान संशोधन 1967, इसमें सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। फिर हुआ था 71वां 1992 में, इसमें जोड़ी गई कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। फिर हुआ 92वां संविधान संशोधन 2003, इसमें हुई थी बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इसको तो आप नमक से याद करते हैं, न से नेपाली, मैं से मणिपुरी, कैसे कोंकणी, 71 वाला। 2003 वाला इसको हम बोडो मास के फार्मूले से, बोडो मास का जो फार्मूला लगाते हैं मैथ से, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, BDMS करके। और पहले वाली है सिंधी भाषा। पहला संविधान संशोधन ये था 21वें संविधान संशोधन, दूसरा 71, इन दोनों को जोड़ दो तो 92वां। 21वें में 1 जोड़ी गई, 71वें में 3 जोड़ी गई और 92वें संविधान संशोधन में 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, टोटल 8 जोड़ी गई। अब 22 भाषाएं हैं वर्तमान में। तो प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। प्रश्न नंबर 16 है कि हरियाणा की काशी, तो हरियाणा की काशी किसे कहा जाता है? भिवानी को। छोटी काशी कई बार कैथल भी उत्तर आता है, छोटी काशी कई बार भिवानी को भी। ऑप्शन में भिवानी और कैथल है तो भिवानी लगाना, ध्यान रखना। अगर भिवानी नहीं है तो कैथल लगाना। ऑप्शन ए उत्तर होगा 16 नंबर का। प्रश्न नंबर 17, उत्तर दक्षिण कॉरिडोर हरियाणा के सभी जिलों से गुजरता है सिवाय। देखो उत्तर दक्षिण कॉरिडोर ये आता है अम्बाड़ा से, अम्बाड़ा, फिर करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत, ऐसे करके आगे दिल्ली चला जाता है। अम्बाड़ा, करनाल, सोनीपत, पानीपत। पंचकुला के अंदर नहीं आता। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर,
ठीक है, ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 कि अम्बाड़ा कमिश्नरी में सारे जिले आते सिवाय एक के। अम्बाड़ा के कैथल भी आता है, अम्बाड़ा भी पंचकूला, करनाल नहीं आता, करनाल खुद एक कमिश्नरी है। ठीक है, करनाल नहीं आता, ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 18 का। प्रश्न नंबर 19 है कि कौन सा युग्म 2011 की जनगणना के हिसाब से सही है। 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके हिसाब से हरियाणा का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन कौन से हैं। 2011 के हिसाब से सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ की थी, फरीदाबाद की, तो ये दो ऑप्शन कट गए, फरीदाबाद। सबसे कम थी पंचकूला की, ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला फरीदाबाद और पंचकूला, ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 19 का। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, नॉलेज हब 7900, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। काफ़ी सारी पीडीएफ, काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा। आप चैनल की हिस्ट्री में जाकर देखना, बहुत सारे मॉक टेस्ट वगैरह आपको सारी चीज़ें वहाँ पर मिलेगी नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल पर। आगे है प्रश्न नंबर 20। इसमें चंडीगढ़ के बारे में कौन सा सही है। चंडीगढ़, देखो चंडीगढ़ दो राज्यों की राजधानी है, बिल्कुल सही है। चंडीगढ़ किसकी राजधानी है, पंजाब की और हरियाणा की, दोनों की राजधानी है चंडीगढ़। एक संघ क्षेत्र भी है, बिल्कुल यूनियन टेरिटरी भी है चंडीगढ़। ऑप्शन सी है कि दोनों राज्यों के संयुक्त संघ से, बिल्कुल ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों वाला। चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब दो राज्यों की राजधानी भी है और खुद एक केंद्र शासित प्रदेश भी है चंडीगढ़, ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। आगे है प्रश्न नंबर 21। महाभारत का युद्ध हरियाणा किस क्षेत्र में हुआ। तो महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था, कुरुक्षेत्र के अंदर। कहाँ हुआ था, कुरुक्षेत्र के अंदर। प्रश्न नंबर 22 है कि राखी गढ़ी कहाँ पर है। तो राखी गढ़ी कहाँ पर है, हिसार के अंदर। सबसे बड़ा जो म्यूजियम बन रहा है वो हिसार राखी गढ़ी के अंदर ही बन रहा है, हड़प्पा से संबंधित, ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 22 का। प्रश्न नंबर 23 है कि कुषाणकालीन बौद्ध स्तूप के भगवावशेष करनाल के किस स्थान पर मिले हैं। कुषाण काल जो बौद्ध स्तूप के जो भग्ना अवशेष है वो करनाल जिले के किस जगह पर मिले हैं। तो वो मिले हैं असंध से। कहां से मिले हैं, असंध से, ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा इसका। देखो कुषाण कालीन बौद्ध स्तूप के भग्नावशेष करनाल जिले के असंध शहर में है, करनाल के असंध में। इसे स्थानीय भाषा में जरासंध का किला या जरासंध का किला टीला कहा जाता है। करनाल जिले के असंध में है भग्नावशेष कुषाण काल बौद्ध स्तूप के, इसको बोलते हैं जरासंध का किला। यह ऐतिहासिक स्तूप करनाल से लगभग 40 से 45 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ठीक है, जरासंध का किला इसको कहा जाता है। 2000 साल पुराना है ये। कुषाण साम्राज्य का 25 मीटर ऊंचा है और इसका व्यास कम से कम 75 मीटर है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार इसका आंतरिक भाग ईंटों से भरा हुआ है। ठीक है, और लास्ट है कि इतिहासकार जैसे चार्ल्स एगन के अनुसार इस स्थान का संबंध मौर्य सम्राट अशोक की मुख्य रानी असिंधमित्रा से भी रहा है। अशोक जो सम्राट था, मौर्य सम्राट अशोक, उसकी एक रानी थी असिंधमित्रा, उसका भी इस असंध से स्थान से संबंध रहा है, इसलिए इसको असंध कहा जाता है। किला है जरासंध का किला, इसको कहा जाता है। करनाल के असंध शहर के अंदर है ये, कुषाणकालीन बौद्ध स्तूप के भग्नावशेष वाला। तो प्रश्न नंबर 23 का ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा, असंध। आगे दिया है प्रश्न नंबर 24। 1354 में किस मुसलमान शासक ने हिसार शहर की स्थापना करी थी। इसको बोलते हैं हिसार ए फिरोजा, ये भी ध्यान रखना। हिसार ए फिरोजा कहा जाता है, फिरोज का किला। हिसार का मतलब होता है किला, तो फिरोज का किला फिरोज शाह तुगलक। तो हिसार शहर की स्थापना 1354 में फिरोज शाह तुगलक ने करी थी, तुगलक सम्राट था ये, ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 24 का। प्रश्न नंबर 25 है कि पानीपत का पहले युद्ध में लोधी को किसने पराजित किया था। पानीपत की देखो 3 लड़ाई हुई थी। ठीक है, एक 26 में, एक 51 में और एक 56 में। तो पहली लड़ाई की बात हो रखी है 1526 वाली, 1526, 1556 और 1761, 3 लड़ाई हुई थी। 1526, 1556 और 1761, 3 लड़ाई हुई थी पानीपत की। तो पहली लड़ाई हुई थी, इसमें किसने किसको हराया था। तो पहली हुई थी किसके बीच में, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। बाबर ने तुगलमा नामक युद्ध नीति का इसमें पहली बार प्रयोग किया था। ठीक है, तो बाबर जीता था, इब्राहिम लोधी हार गया था, लोधी वंश खत्म हो गया था। तो ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 25 का।
देखो 3 लड़ाई पानीपत की है, एक करनाल का है और 2 तराइन की लड़ाई है। सारी की सारी आपको ध्यान रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तराइन की वैसे 3 लड़ाई है, 1191, 1192 के बाद एक 1200 कुछ भी हुई थी। ठीक है, 3 लड़ाई है तराइन की, ध्यान रखना। यलदौज और कुबाचा की जो बीच में हुई थी वो 3 लड़ाई तराइन की, 3 पानीपत की और एक करनाल का युद्ध। 7 तो युद्ध याद रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में जरूर आएगा हर शिफ्ट में इनमें से। आगे है प्रश्न नंबर 26 की हरियाणा को कितने भौगोलिक भागों में बांटा गया है। हरियाणा को मुख्य रूप से कितने भौगोलिक भागों में बांटा गया है। हरियाणा को 5 प्राकृतिक भौगोलिक भागों में बांटा गया। कितने में? 5 में। अब कौन कौन से 5? तो पहला तो है शिवालिक क्षेत्र। शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हैं, पंचकुला, अम्बाड़ा, यमुनानगर, 3 जिले यहाँ पर, यह है शिवालिक क्षेत्र उत्तर पूर्व हरियाणा का। दूसरा है गिरिपाद के मैदान। ये शिवालिक पहाड़ी के नीचे वाला जो एरिया है, पथरीला एरिया जो है, ये वाला है गिरिपाद के मैदान। तीसरा है यमुना घग्गर के मैदान। यमुना नदी और घग्गर मैदान जो उपजाऊ मिट्टी लाती है, और ये खादर और बांगर 2 भागों में विभाजित हो जाते हैं। ठीक है, हरियाणा के बीचों बीच का एरिया है ये। चौथा है बाड़ू के टिग्बे और अर्ध रेगिस्तान। यह है हिसार, सिरसा, भिवानी के पास जो रेगिस्तानी एरिया जहाँ पे मिट्टी उड़ती है वो। और 5वां है अरावली की पहाड़ियाँ। ये दक्षिण हरियाणा में है, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुड़गांव इस साइड, ये अरावली की पहाड़ियाँ। तो 5 क्षेत्र हैं। सबसे देखो, एक से शुरू करना, मान लो ये हरियाणा है पूरा, तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करना। सबसे पहले ऊपर शिवालिक की पहाड़ियाँ, सबसे लास्ट में अरावली की पहाड़ियाँ। शिवालिक की पहाड़ियों के पास है गिरिपाद के मैदान, फिर घग्गर के मैदान, फिर इधर रेगिस्तानी भाग। ठीक है, ये 5 हिस्से हैं हरियाणा के। 5 आप सीक्वेंस में ध्यान रखना, आसानी से याद रहेंगे। तो प्रश्न नंबर 26 का ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा, 5 मुख्य भागों में बांटा गया। 27 नंबर है कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र में किस तीर्थ पर दिया था। कुरुक्षेत्र के अंदर युद्ध हुआ था महाभारत का। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। 16 अध्याय है गीता के अंदर। तो ये कहाँ पर दिया था? तो ये दिया था ज्योतिसर पे। ज्योतिसर जगह जो है, ज्योतिसर कुंड है, वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। ऑप्शन बी उत्तर होगा प्रश्न नंबर 27 का। प्रश्न नंबर 28 है कि हरियाणा में पशुपालन और डेयरी विभाग ने पशु बीमा योजना के अंतर्गत कितने मवेशियों को शामिल करने का लक्ष्य निर्धारण किया है। देखो, पशु बीमा होता है 25 रुपये से लेकर 100 रुपये का प्रीमियम होता है। भाई, बकरी के लिए 25 रुपये, भैंस वगैरह के लिए 100 रुपये का प्रीमियम आप बीमा करवा सकते हैं अपने पशु का, ताकि कुछ हो जाए उसको तो आपको क्लेम मिल सके। कितने पशु शामिल करे थे इसमें? इसमें लगभग 3 लाख करे थे। अगला है प्रश्न नंबर 29, एशिया का सबसे बड़ा थोक कपड़े का बाजार जिसे सॉरी मार्केट कहते हैं, कहाँ पर है? थोक के कपड़े कहाँ मिलते हैं? सॉरी मार्केट एशिया का सबसे बड़ा है। ये किस जिले के अंदर है? तो यह है रोहतक के अंदर। रोहतक जिले के अंदर सॉरी बाजार है, जो एशिया का सबसे बड़ा थोक कपड़ा बाजार है। ऑप्शन डी उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 30 है कि शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज कहाँ है। हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज, यह है नल्हड़ मेवात के अंदर। नल्हड़ मेवात के अंदर। प्रश्न नंबर 30 का ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 है कि हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को खालिस्तान द्वारा नियुक्त करते हैं। जो हाई कोर्ट हैं, भाई हरियाणा नहीं, किसी भी स्टेट का हाई कोर्ट हो, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट हो, कोई भी हाई कोर्ट हो, वहाँ के जो जज होते हैं, जो चीफ जस्ट होता है, जो जज होता है, उनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करेगा, सीएम करेगा, सुप्रीम कोर्ट के जज करेंगे, फिर राष्ट्रपति करेगा। हरियाणा उच्च न्यायालय की पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता भारत का राष्ट्रपति। हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति कौन करता? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कहाँ पर लिखा गया ये? तो यह है भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार। अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय की हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा वहाँ के मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य के राज्यपाल और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद की जाती है। देखो, नियुक्त कौन करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किससे डिस्कस करके? जिस भी राज्य का लगाना है, मान लो हरियाणा का लगाना, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का, तो गवर्नर से, प्लस जो यहाँ का चीफ जस्टिस है उससे डिस्कस के बाद। तो राष्ट्रपति इसका आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 31 का ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा, भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करता है। प्रश्न नंबर 32 है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री का संबंध निर्वाचन क्षेत्र। देखो, जो नायब सिंह सैनी है वो किस निर्वाचन क्षेत्र से आए हैं? तो कुरुक्षेत्र के लाडवा से। लाडवा, ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। अगला है कि पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु, भाई सरपंच बनने के लिए, पंच सरपंच के लिए तो 21 साल। पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु 21 साल होनी चाहिए।
माधवगढ़ का किला, ये एक बार HCS के पेपर में पूछा गया था और ये है महेंद्रगढ़ के अंदर। माधवगढ़ का किला महेंद्रगढ़ के अंदर है। प्रश्न नंबर 35 है कि नकल या मिमिक्री किसका हिस्सा है। भाई नकल करना, किसी की मिमिक्री करना, तो जो हरियाणवी में जो सांग होता है उसमें करते हैं। सांग निकालते तो उसमें किसी भी एक किरदार की नकल या मिमिक्री करी जाती है। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 36 है कि हरियाणा के कैथल के डोगरा गेट के सामने कौन सा गुरुद्वारा है। कैथल के अंदर डोगरा गेट है, वहां पर कौन सा गुरुद्वारा है, तो वो है गुरुद्वारा नीम साहिब। जो सिखों के 9वें गुरु थे उनसे संबंधित है ये। ठीक है, गुरुद्वारा नीम साहिब, ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 है कड़ूला आभूषण, तो कड़ूला कहां पहनते हैं, बाजू के अंदर। कड़ूला आभूषण कहां पहना जाता है, बाजू में। आगे है प्रश्न नंबर 38, कौन सा पुरस्कार साहित्य से संबंधित नहीं है। हरियाणा साहित्य से संबंधित, देखो पंडित लक्ष्मीचंद पुरस्कार ये भी हरियाणा साहित्य में दिया जाता है, बाबू बाल मुकुंद पुरस्कार भी, महर्षि वेद व्यास भी, लेकिन भाई संतोष सिंह पुरस्कार ये नहीं दिया जाता। ठीक है, ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 है कि हरियाणा का कालिदास, हरियाणा का कालिदास किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है दीपचंद बहमन को। दीपचंद बहमन को, ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 40 है कि शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए हरियाणा सरकार द्वारा किस योजना की घोषणा की गई थी। शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए कौन सी योजना हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई थी, तो ध्यान रखना नाम है मंगल नगर विकास योजना। मंगल नगर विकास योजना, ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 40 का। प्रश्न नंबर 41 है कि एक आयन M3+ में 10 इलेक्ट्रॉन और 14 न्यूट्रॉन है, तो तत्व M की परमाणु संख्या और पिंड संख्या क्या होगी। देखो एटॉमिक नंबर है 13 और मास नंबर है 27। कैसे आएगा, देखो M3+ का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन दे चुका है, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 10। अगर 3 नहीं देता तो कितने इलेक्ट्रॉन रहते इसके पास, 13 थे। ठीक है, M मतलब कोई साइन यूज करा, M फॉर मेटल, +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन दे चुका, तो पहले 10 थे, 13 है इलेक्ट्रॉन। अगर न्यूट्रल होता तो नहीं देता तो 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 13 है, 13 नंबर पर, तो इसका मास नंबर कितना होगा बॉडी, तो उसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को जोड़कर 13 एटॉमिक नंबर है, 13 + 14 27, तो कौन सा मेटल बनेगा ये, एल्यूमिनियम। क्या बनेगा, एल्यूमिनियम। एटॉमिक नंबर कितना आएगा इसका, 13, और मास नंबर कितना आएगा, 27 आएगा। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। देखो 10 इलेक्ट्रॉन है M+3 में, यानी कि मेटल 3 इलेक्ट्रॉन देने के बाद, अगर ये 3 नहीं देता कितने इलेक्ट्रॉन थे, 13। प्रोटॉन कितने हैं, 14, तो इन 13 और 14 जोड़ेंगे, मास नंबर कितना आएगा, 13 और 14 27, यानी कि ऑप्शन ए। और अगर वैसे पीरियोडिक टेबल के हिसाब से देखें तो कौन सा है ये मेटल, एल्यूमिनियम मेटल है, ये भी ध्यान रखना आप। इस क्लास की PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, नॉलेज हब 7900। काफ़ी सारी PDF, काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल आपको नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। ठीक है, बहुत सारी चैनल की हिस्ट्री में जाके देखना, बहुत सारा स्टडी मटेरियल आपको वहाँ पर मिलने वाला है। प्रश्न नंबर 42, एसिटिक एसिड और सोडियम कार्बोनेट की जब रिएक्शन करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है। एसिटिक एसिड और सोडियम कार्बोनेट, एसिटिक एसिड और सोडियम कार्बोनेट रिएक्शन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कैसे निकलती है, कार्बन ऑक्साइड, CO2। देखो एसिटिक एसिड है CH3COH, Na2CO3 से रिएक्शन करेगी तो CH3CO Na + H2O + CO2, ये बनता है इसके अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और पानी बनता है इसके अंदर। तो गैस पूछिए क्या बनती है, तो बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम कार्बोनेट और एसिटिक एसिड की रिएक्शन के टाइम। तो क्या आंसर हो जाएगा, CO2। और पानी भी बनता है, लेकिन इसने गैस पूछे तो गैस बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न, 2 वस्तुएं जिनकी मात्रा 1 ग्राम और 4 ग्राम है, इनके संवेग समान है। संवेग होता है मोमेंटम। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपने पढ़ा, संवेग मोमेंटम बराबर दे रखा है, वेट अलग अलग दे रखा, मास इनका 1 ग्राम और 4 ग्राम। तो उनकी क्षतिज ऊर्जा की काइनेटिक एनर्जी बतानी है, गतिज ऊर्जा का अनुपात बताना है, काइनेटिक एनर्जी का अनुपात बताना है। देखो गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी और संवेग यानी कि मोमेंटम, इनका फार्मूला क्या होता है, तो एनर्जी होती है P²/2m। m मतलब मास, P मतलब मोमेंटम और E मतलब एनर्जी। अब उनका मोमेंटम बराबर दे रखा, P बराबर दे रखा है, यहाँ से P निकालेंगे तो देखो P बराबर दे दिया, तो इसका मतलब E किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, 2m के। जो मास होगा उसके उल्टा रहेगा E। ठीक है, E m के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, तो E1 क्या आएगा, 1/m1। E2 क्या आएगा, 1/m2। E1/E2 करेंगे तो इसके नीचे आएगा तो m2 घूमकर ऊपर आ जाएगा,
तो यही यहाँ पर का रखा E1/E2 क्या हो जाएगा M2/M1। M1 दे रखा 1 ग्राम, M2 दे रखा 4 ग्राम, तो E1 और E2 का अनुपात भी कितना हो जाएगा 1:4। यही इसमें पूछा गया, इनका ऊर्जाओं का अनुपात पूछा गया है। ठीक है, E1 ऊपर है तो ऊपर M2 आएगा, E2 नीचे है तो नीचे M1 आएगा, उल्टा है ये, तो अनुपात हो जाएगा 4:1। तो प्रश्न नंबर 43 का ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा 4:1। प्रश्न नंबर 44 है, कीचड़ कवच का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? मड गार्ड किस पर काम करता है? मड गार्ड का कार्य करता है दिशा का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। देखो जो गाड़ी का मोटरसाइकिल का टायर होता है उसके ऊपर लगा होता है ना कि आगे काला सा, मड गार्ड बोलते हैं उसको। ये काम करता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इस सिद्धांत के अनुसार जब वाहन के पहिए घूमते हैं तो उन पर लगा कीचड़ और पानी पहिए के स्पर्श से दिशा में टेंजेंशियली भार फेंकता है। मड गार्ड इसी उड़ते हुए कीचड़ को रोककर वाहन और पीछे चलने वाले लोगों के कपड़ों को गंदा होने से बचाता है। तो किस सिद्धांत पर काम करता है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, दिशा का जड़त्व पर। तो प्रश्न नंबर 44 का ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा दिशा जड़त्व। प्रश्न नंबर 45 है, एक लड़का एक दृश्य पहाड़ी से अपनी आवाज की प्रतिध्वनि 1 सेकंड के बाद सुनता है। ध्वनि की गति है 340 मीटर प्रति सेकंड, तो लड़के से पहाड़ की दूरी बताओ। जैसे हम पहाड़ पर जाके चिल्लाते तो हमारी आवाज़ वापस आती है, इक्को बोलते हैं जिसको इंग्लिश में, प्रतिध्वनि इक्को। जैसे खाली कमरा गूंजता है वो गूंजने की, तो एक लड़के ने आवाज़ लगाई, उसके 1 सेकंड बाद उसको वापस अपनी इक्को सुनाई दी है, प्रतिध्वनि सुनाई दी है। तो लड़का पहाड़ी से कितनी दूर है ये बताओ। ध्वनि की गति है 340 मीटर प्रति सेकंड। देखो साउंड की स्पीड दे दी 340 मीटर पर सेकंड, समय दे दिया 1 सेकंड, 1 सेकंड बाद सुनाई दिया हमें, तो स्पीड क्या होगी डिस्टेंस अपॉन में टाइम। चाल क्या होती है दूरी बटे में समय, तो हमें दूरी निकालें तो स्पीड इंटू में टाइम करेंगे तो दूरी आ जाएगी 340 मीटर। कितनी आएगी 340। 340 मीटर का मतलब क्या है? 340 मीटर का मतलब है ध्वनि पहाड़ के पास गई, वहाँ से टकराकर वापस आई, टोटल दूरी आ गई 340। तो मतलब इसने एक साइड की पूछे ना, आदमी पहाड़ से कितना दूर है, तो 340 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा 170 मीटर। तो लड़का पहाड़ से कितनी दूर है 170 मीटर दूर है। ठीक है, ये डायग्राम बनेगा, ये भी ध्यान रखना भाई। ये पहाड़ी है, यहाँ से बोला तो साउंड यहाँ पे जाएगा, टकरा के फिर वापस आएगा, टोटल दूरी 340 थी। तो क्या उत्तर आएगा 170 मीटर आएगा, 340 मत लगा देना, ऑप्शन सी उत्तर आएगा 170 मीटर। प्रश्न नंबर 46, ये एक सर्किट दिया है, इसमें होता है टोटल रेजिस्टेंस, प्रवाहित धारा का नाम मान बताओ। देखो वी वोल्टेज होता है I अपॉन में R, V इज इक्वल टू आई आर, आई इंटू में R। ठीक है, वोल्टेज है 3 और रेजिस्टेंस ये हमने निकालना है, ये इससे भाग दे देंगे रेजिस्टेंस तो हमारा करंट आ जाएगा, धारा आ जाएगी। यानी कि I निकालना है और I क्या होएगा V अपॉन में R। V दे रखा 3, R निकालो पहले। अब रेजिस्टेंस टोटल कैसे निकलेगा, पहले इनको जोड़ो। देखो ये पहले पैरेलल में है, इनको एक बनाओ, ये दोनों पैरेलल में है, इनको एक बनाओ, ये भी पैरेलल में, इनको बनाओ, बाकी तीनों को फिर जोड़ देना। रेजिस्टेंस जो पैरेलल में है वो जुड़ेगा 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2, और जो सीरीज में है वो जुड़ेगा R1 प्लस R2 ऐसे करके। तो पहले इससे निकालो 3 3 3, तो ये कितना बनेगा 1/3 जमा 1/3 जमा 1/3, तो जोड़ेंगे कितना आएगा 1, 1/3 1/3 1/3, 3 एलसीएम आ गया, 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 3/3 यानी कि 1 आ गया। तो ये सारा रेजिस्टेंस आ जाएगा 1 ओम के बराबर। ये दूसरा देखो 1/4 जमा 1/4, जोड़ेंगे कितना आएगा 2/4 यानी कि 1/2। ये वाला 1 ओम का ये आधा, ये देखो 1/2 जमा 1/2, जोड़ेंगे कितना आएगा 1। तो तीनों रेजिस्टेंस आ गए, ये कितना आएगा 1 ओम, ये जोड़ेंगे ये भी 1 ओम, और ये जोड़ेंगे तो 1/2, टोटल जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2/2 से 1/2, 2.5 ओम हो गया। ठीक है, यानी कि 5/2। अब निकालो करंट, तो करंट क्या होता है V/R, वोल्टेज है 3 और ये है 5/2, 2 चला जाएगा ऊपर, 3 दूनी 6/5, यानी कि लगभग 1 एम्पियर से ज़्यादा आएगा, 1.25 एम्पियर वोल्ट करंट आ जाएगा। ठीक है, 1.2, ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 46 का। प्रश्न नंबर 47 है, सिरका जल में सोडियम देखो सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है NaHCO3, जब इसको सिरका वाटर में मिलाएंगे एसिटिक एसिड में, सेम वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर आएगी। क्या आएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस आएगी, ऑप्शन सी उत्तर होगा। अगला कि पानी में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए कौन सी टेक्निक प्रयोग करते हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं। जो पनडुब्बी होती है समुद्र के अंदर तो तैरती है,
वो दिशा पता लगाने के लिए, वस्तु की गहराई पता लगाने के लिए जो पानी के अंदर है, उसको कौन सी वस्तु का कौन सी टेक्निक हम प्रयोग करते हैं। पानी में डूबी वस्तु को खोजने और उसकी स्थिति का पता लगाने के लिए हम सोनार का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सोनार का। जो पनडुब्बी वगैरह होती है नेवी वाली, वो सोनार का प्रयोग करती है। सोनार की फुल फॉर्म क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम। सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग किस पर काम करती है? अल्ट्रासोनिक वेव्स पर काम करती है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। पराश्रव्य ध्वनि पर, जो चकचुंदर जो बोलते हैं हम देसी भाषा में, चमगादड़, वो भी अल्ट्रासोनिक वेव्स पे ही काम करते हैं। अल्ट्रासोनिक वेव जाएगी, टकराकर कोई ऑब्जेक्ट होगा, उससे टकराकर वापस आएगी, उससे पता लगेगा कितनी दूरी पर कौन सा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अल्ट्रासोनिक वेव्स पर काम करता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये हमारे नेवी के अंदर पनडुब्बी में काम आता है। तो प्रश्न नंबर 48 का ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा सोनार। 49 है कि जब पौधों की कोशिकाओं को सांद्र नमक के घोल में रखा जाता है तो कौन सी घटना घटित होती है? पौधे को सांद्र नमक के घोल में रख दे, नमकीन पानी में रख दे, तो क्या होगा? जब किसी पौधे की कोशिका को सांद्र नमक के घोल में रखा जाए तो जीव द्रव्य कुंचन यानी कि प्लाज्मोसाइसिस होगा। प्लाज्मोलाइसिस घटना होगी, जीव द्रव्य कुंचन होगा। ठीक है, नमक के घोल में रखने पर। और जल की निकासी कैसे होगी? वो ओस्मोसिस प्रक्रिया द्वारा होगी, परासरण द्वारा। सिकुड़न ये होगा, कोशिका झिल्ली और जीव द्रव्य कोशिका भित्ति अंदर की अंदर सिकुड़ जाती है। नमक के पानी में रखने से कोशिका झिल्ली और जीव द्रव्य कोशिका सिकुड़ जाएगी। पानी जो है पौधे के अंदर वो ओस्मोसिस से बाहर निकल जाएगा और प्रक्रिया क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी प्लाज्मोलाइसिस, जीव द्रव्य कुंचन। तो प्रश्न नंबर 49 का क्या उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन डी, जीव द्रव्य कुंचन। प्रश्न नंबर 50 है कि किसी मनुष्य के लिए नदी के जल की अपेक्षा समुद्र के जल में तैरना अधिक सरल क्यों है? भाई नदी में तैरने में ज़्यादा दिक्कत है, समुद्र में आसानी से तैर सकते हैं, ऐसा क्यों? दोनों में पानी है, लेकिन फ़र्क क्या है? समुद्र का पानी खारा होता, नदी का इतना नहीं होता। मतलब अब आगे काम करती है इनकी डेंसिटी। क्या काम करती है? डेंसिटी। इसमें देखो कारण क्या दिया है, समुद्र के पानी में नमक घुला होने के कारण उसका घनत्व यानी कि जो डेंसिटी है वो नदी के ताज़े पानी की तुलना में अधिक होता है। यानी कि जो समुद्र का पानी है उसकी डेंसिटी जो है और नदी का पानी है उसकी डेंसिटी में फ़र्क है। समुद्र की ज़्यादा डेंसिटी होती है समुद्र के पानी की, नदी वाले की कम। क्यों होती है? क्योंकि उसमें नमक ज़्यादा होता है, समुद्र का पानी खारा ज़्यादा होता है। अधिक घनत्व के कारण समुद्र का पानी मनुष्य के शरीर पर अधिक बुयांट फोर्स लगाता है। इससे मनुष्य का शरीर पानी में आसानी से तैरता है और डूबने का खतरा कम हो जाता है। यानी कि समुद्र में डूबने का खतरा कम है, नदी में डूबने का खतरा ज़्यादा होता है। ये ध्यान रखना। किस वजह से? डेंसिटी की वजह से। समुद्र के पानी की डेंसिटी ज़्यादा होती है खारा पानी होने की वजह से। तो प्रश्न नंबर 50 का ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा, समुद्र जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है, डेंसिटी ज़्यादा होती है समुद्र के जल की। प्रश्न नंबर 51 दिया है, अपशिष्ट के निपटान प्रक्रियाओं के अंतर्गत जैविक पदार्थों के जैव अपघटन को क्या कहते हैं? जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको निपटाने के लिए जैविक पदार्थों का जैविक अपघटन है, उसको क्या कहते हैं? कंपोस्टिंग, स्वच्छता लैंडफिल, भस्मीकरण या फिर ताप अपघटन? अपशिष्ट के निपटान प्रक्रियाओं के अंतर्गत जैविक पदार्थों के जैव अपघटन को कंपोस्टिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंपोस्टिंग। इस प्रक्रिया में सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया और कवक जैविक कचरे को प्राकृतिक रूप से तोड़कर एक मूल्यवान खाद या उर्वरक में बदल देते हैं। जैविक पदार्थों की कंपोस्टिंग होती है, क्या खाद बन जाती है, फिर उर्वरक में बदल दिया जाता है। तो क्या कहा, इस प्रोसेस को कहा जाता है कंपोस्टिंग। तो प्रश्न नंबर 51 का ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा, कंपोस्टिंग। प्रश्न नंबर 52 दिया है कि पानी में लटके हुए कोलाइडल कण किस प्रक्रिया से हटाए जाते हैं? पानी में जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है उसमें जो कण होते हैं उनको हटाना किस प्रक्रिया से हटाया जाता है? वो कौन सी प्रक्रिया होती है? पानी में मौजूद कोलाइडल कणों पर एक समान विद्युत आवेश होता है, नेगेटिव चार्ज होता है इन पर, कोलाइडल सॉल्यूशन पर, जिसके कारण ये कण एक दूसरे को एक दूसरे को रिपेल करते, धक्का मारते, आपस में नहीं खींचते क्योंकि सारे नेगेटिव चार्जेज हैं। ठीक है, इनको हटाने के लिए कोएगुलेशन यानी कि स्कंदन प्रक्रिया की जाती है। कोएगुलेशन किया जाता है कोलाइडल पार्टिकल्स को हटाने के लिए। इस प्रक्रिया में पानी में एलम यानी कि फिटकरी जैसे कोएगुलेंट मिलाए जाते हैं जो इन कणों को उदासीन कर देते हैं। इसके बाद ये कण आपस में जुड़कर भारी हो जाते हैं और नीचे बैठ जाते हैं। कहने का मतलब पानी में जैसे कुछ मिलावट हो जाती है, गंदगी मान लो, ये नीचे नहीं बैठ पाती तो इसमें फिटकरी वगैरह मिलाते हैं ताकि ये भारी हो जाए और नीचे बैठ जाए। ठीक है, कोएगुलेशन प्रक्रिया होती है। देखो ये सारा इसमें स्ट्रक्चर दिखा रखा है। ठीक है, नेगेटिव चार्जेज होते हैं, इस वजह से इसमें फिटकरी वगैरह मिला के इनको न्यूट्रल किया जाता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? कोएगुलेशन यानी कि स्कंदन। ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा 52 नंबर का।
53 नंबर है कि पानी से लोहा तथा मैग्नीज किस प्रक्रिया से हटाए जाते हैं। लोहा और मैग्नीज तो ये हटाए जाते हैं निस्पंदन। निस्पंदन यानी कि फिल्ट्रेशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। फिल्ट्रेशन के माध्यम से, एक तो ऑक्सीडेशन होता है और फिल्ट्रेशन, निस्पंदन और ऑक्सीडेशन के माध्यम से लोहा और मैग्नीज हटाए जाते हैं पानी की मिलावट में से। पानी के अंदर मिलावट होती है उनको हटाया जाता है, लोहा और मैग्नीज को। ऑक्सीडेशन और फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन को हिंदी में बोलते हैं निस्पंदन। निस्पंदन है ये, ठीक है। ऑप्शन बी उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 54 है कि किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की हाफ लाइफ जो है वो 4 महीने की है, तो 3/4 भाग कितने महीने में नष्ट होगा। किसी भी एलिमेंट की हाफ लाइफ है रेडियो एक्टिव की, वो 4 महीने है, तो T3/4 3/4 भाग कितने दिन में नष्ट होगा उसका। किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की हाफ लाइफ है 4 महीने, तो 3/4 भाग खत्म होगा 8 महीने के अंदर। कितने में? 8 महीने में। प्रोसेस देखो, शुरू में 0 महीने में पूरा 100% है, आधा होने में टाइम लगा 4 महीना, और आधा होगा इसका तो उसमें 4 महीने और लगेंगे। टी हाफ हो गया, अब आधे का भी आधा होता है 1/4 हिस्सा और, तो ये होगा 3/4 हिस्सा 8 महीने के अंदर। जो बचा हुआ है उसका आधा हिस्सा नष्ट होना, तो इसका कितना टाइम लगेगा टोटल 3/4 हिस्सा नष्ट होने में? 8 महीने का टाइम लगेगा। कितना लगेगा? 8 महीने का। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन ए, 8 महीने में लगेगा T3/4 होने में। अगला है कि दाहक सोडा कैसा होता है। दाहक सोडा क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा इसका कैसा प्रक्रिया, कैसा है ये? प्रखेदी, अपाचयन, ऑक्सीकरण या उभयलय। देखो, दाहक सोडा यानी कि कास्टिक सोडा, इसको बोलते हैं NaOH। ये होता है प्रस्वेदी होता है, डेलिक्विसेंट होता है। अब प्रस्वेदी क्या होता है? इसका अर्थ है कि यह हवा से नमी सोखकर उसमें घुल जाता है, हवा में से नमी खींच के उसमें घुल जाता है। डेलिक्विसेंट इसको कहा जाता है कास्टिक सोडा, NaOH। रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक सोडा, दाहक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक ही बात है। और वैसे है क्या ये? स्ट्रॉन्ग बेस है, एक एसिड बेस होता है तो स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH। क्या प्रकृति इसकी? प्रस्वेदी, डेलिक्विसेंट है। तो इसका आंसर आएगा ए, प्रस्वेदी। प्रखेदी नहीं है, प्रस्वेदी आएगा, स है बीच में, प्रस्वेदी प्रकृति। ऑप्शन ए उत्तर होगा 55 नंबर का। आगे है सवाल नंबर 56। निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। इक्वेशन है, इसको सोल्व करने के लिए कौन से 2 चिन्ह हैं जो आपस में बदलने पड़ेंगे। यानी कि ये सारी इक्वेशन सोल्व करने के लिए 11 के बराबर आना चाहिए, ठीक है। पहले वाला पुट करके देखो, 3, देखो प्लस और माइनस का फ़र्क करते, ये 9 है, 9 + 3 - 12 × 8/4, ये 4 से काटेंगे 2, 12 दूनी 24, माइनस का और ये 12, 12 - 24 - का 12, तो मतलब पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा पुट करो, प्लस और गुणा को बदलो, 9 - 3 × 12 + 8/4, 8/4 करेंगे तो 2 आएगा, प्लस ये 12 तिया 36 आएगा माइनस का, और ये प्लस का 9, तो ये भी माइनस का उत्तर आएगा, तो ऑप्शन बी भी गलत है। सी पुट करो, माइनस और भाग यानी कि 9/3 जमा 12 गुणा में 8 - 4, 12 8 96, ये 3 और ये माइनस का 4, तो ये भी ज़्यादा आ रहा है। चौथा ऑप्शन पुट करो, प्लस और भाग, 9 - 3/12 गुणा में 8 + 4, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 9 - 2 जमा 4, 9 और 4 13 में से 2 गया तो 11, यानी कि ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। क्या उत्तर आएगा? ऑप्शन डी उत्तर आएगा। प्लस और भाग बदलना पड़ेगा। सवाल नंबर 57 है, जैसे 34 और 12 का संबंध है वैसे 28 और 16 का है, तो ये क्वेश्चन मार्क की जगह 15 के साथ क्या आएगा ये बताना है। तब देखो 12 और 34 का क्या संबंध है? 12 × 36 3 गुणा करेंगे तो, लेकिन 16 × 48 के लगभग होना चाहिए, ये तो बहुत कम है। तो अब एक छोटी सी चीज़ है, बिल्कुल आराम से देखो, पहली 2 संख्या है 3 और 4, इनकी गुणा करो, 4 × 3 = 12, इसमें देखो 2 और 8, 2 और 8 की गुणा करो क्या आएगा? 16। अब ऑप्शन में 2 ऐसी संख्या लो जिनकी गुणा 15 है, या तो 3 5 आएगा, या फिर 5 और 3 आएगा, 53 आएगा, या फिर 35 आएगा। तो इसमें ऑप्शन में क्या दिया है? 35, ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। भाई दोनों अंकों की गुणा करने पर ये संख्या आनी चाहिए, 3 और 5 की गुणा 15 आएगी, ठीक है। 15 5 और 3 की गुणा बनती है, बाकी किसी की गुणा 15 नहीं आती 2 अंकों की संख्या में, तो ऑप्शन डी उत्तर होगा 57 नंबर का। सवाल नंबर 58 है, ये सीरीज दे रखी है 2 4 7 12 19, आगे क्या आएगा? आगे क्या आएगा ये बताना है लास्ट में। सॉल्यूशन, इस श्रृंखला के पदों के बीच का अंतर अभाज्य संख्या में बढ़ रहा है, यानी कि
पहला 2 है, दूसरा 4 है, तीसरा 7, इनके बीच में गैप, पहले 2 का गैप है, फिर 3 का, फिर अगले में 5 का, फिर अगले में 7 का, फिर 11 का, फिर 13 का। अभाज्य संख्याएं, ठीक है। 2 का गैप है, फिर 3 का, फिर 5 का गैप, फिर 7 का, तो आगे आ गया 11 का गैप। तो 19 और 11 30। उससे अगला पूछता तो 30 और 11 43। ठीक है, ये सारा हम निकाल लेते। पहले 2 का गैप था, फिर 3 का गैप, फिर 5 का, फिर 7 का, फिर 11 का, फिर 13 का। ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो 19 में 11 जोड़ेंगे क्या आएगा? 30। ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 59 है ब्रीफ, इसको लिखा जाता है ऐसे, तो क्लस्टर को कैसे लिखेंगे? अब इसमें देखो ब्रीफ है बी से लिखा गया है डी, क्या करके? +2 ऐड करके। बी दूसरे नंबर पर, डी चौथे नंबर पर। अगला है आर, और आर को लिखा गया है पी से आर में -2। सेम ऐसे आई है, अगला आई को लिखा है के +2 करके। आई के 2 के बाद के आता है +2। उसके बाद ई, और ई को लिखा गया है सी, इसमें क्या है? -2। जो इनकी पोजीशन है, तो पहले वाले में +2, अगले वाले में -2, फिर +2, फिर -2, फिर +2। यानी कि पहले लेटर में 2 जोड़ दिया, दूसरे में 2 घटा दिया, तीसरे में 2 जोड़ दिया, चौथे में 2 घटा दिया उनकी पोजीशन में, फिर ऐसे लिखा गया है। तो सेम CLUSTER को कैसे लिखेंगे? सी में +2 करेंगे तो क्या बनेगा? ई बनेगा। एल में -2 करेंगे क्या बनेगा? जे बनेगा। यू में +2 करेंगे क्या बनेगा? डब्लू बनेगा। एस में -2 करेंगे क्या बनेगा? क्यू बनेगा। ठीक है, ऐसे ही। तो इसमें जब देखेंगे तो कौन सी बनेगी? ये EJWQVCT। ठीक है, ये बनेगा। ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। पहले में +2 पहले लेटर में, दूसरे में -2, फिर +2, फिर -2। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 59 का। सवाल नंबर 60 दिया है, यदि माइनस का अर्थ भाग है तो जहां माइनस है वह भाग लगाओ। 49 माइनस की जगह भाग है तो 7। सबसे पहले ये होगा 7, तो 49/7 करें कितना बचेगा? 7। आगे है गुणा 63, और गुणा का अर्थ क्या है? प्लस, तो ये क्या आएगा? +63। आगे है भाग, और भाग का अर्थ क्या है? -2। तो 63 और 7 70, 70 में से 2 गया तो 68। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा सवाल नंबर 60 का। क्या उत्तर हो जाएगा? 68, ऑप्शन बी। इस क्लास की PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, नॉलेज हब 7900। काफ़ी सारी PDF, काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया है टेलीग्राम चैनल का। ठीक है, अगला है सवाल नंबर 61, और ये डाइस वाला सवाल है, लूडो वाला। इसमें पूछा है कि 2 कंडीशन दर्शा रखी है, तो 3 जब नीचे हो तो ऊपर कौन सी संख्या होगी? यानी कि 3 के अपोजिट में क्या संख्या रहेगी? अब देखो लूडो में जो संख्या दिखा रखी है, देखो इसमें ऊपर की दोनों में 5-5 दिखा रखी है, तो इसका मतलब 1 और 2 अपोजिट में होंगे, 3 और 4 एक दूसरे के, और जो बच गया 5 के उल्टा क्या रहेगा? 6 रहेगा। ठीक है, लूडो में जो पास की जो संख्या कॉमन दिखा रखी है 2 में, उसको रख लो आप सेम। ठीक है, इसके बाद हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो पहले आ गया 3, इसमें क्लॉकवाइज करने पे पहले आ गया 4, तो 3 और 4 आमने सामने हैं। 3 से आगे गए तो 2 आएगा, 4 से आगे गए तो 1 आएगा, तो यानी कि 2 और 1 आमने सामने हैं। तो बच गया क्या? 6। 5 और 6 आमने सामने हैं। अब इसने पूछा 3 के अपोजिट में क्या रहेगा, तो 3 के अपोजिट में क्या आएगा? 4 आएगा। 3 जब ऊपर रहेगा तो नीचे क्या रहेगा? 4 रहेगा। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा सवाल नंबर 61 का, 4। अगला है सवाल नंबर 62। इसमें कौन सी श्रृंखला, यानी कि यहाँ पर कौन सी इमेज आएगी आगे, ये बताना है। ठीक है, यहाँ पर कौन सी इमेज आएगी ये बताना। देखो इसमें पहले ये इधर है, फिर ये लेफ्ट में आ गया, पहले इस कॉर्नर में था, फिर इसमें, फिर ऊपर, फिर इधर, अब वापस से नीचे, अब आएगा ये इधर। भैया ऐसे घूम रहा है, पहले इधर था, फिर इधर आ गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, फिर ऊपर चला गया, फिर इधर आ गया, वापस से इधर आ गया, फिर अगला ये इधर आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, पहले इधर था, फिर ये इधर आ गया 90 डिग्री घूमकर, फिर 90 डिग्री घूम गया, फिर 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री, ये ऐसे घूमेगा। अब ये दोनों में सेम है, सी और डी में, ये देखो इधर। अब ये निशान देखो, ये वाला निशान, ये निशान था पहले इसकी साइड, जिस साइड आपका ये मुड़ा हुआ है ये निशान उसी साइड है, जिस साइड आपका ये डैश है उसी साइड इस एरो का निशान है। तो ये ऑप्शन डी के अंदर देखो, ये एरो इधर है तो इसका निशान ऊपर है, गलत है, लेकिन एरो इधर है नीचे, इसका मुंह इधर ही है, तो ऑप्शन डी वाली इमेज यहाँ पर आएगी, ऑप्शन डी वाली इमेज आएगी। सवाल नंबर 63 देखो,
प्रेमा की ऊंचाई आशा और लता से ज़्यादा है। प्रेमा की जो हाइट है वो आशा और लता से ज़्यादा है। ए फॉर आशा, एल फॉर लता। राहुल की ऊंचाई लता से कम है। राहुल की ऊंचाई जो है वो लता से भी कम है। आशा की ऊंचाई राहुल से अधिक है, आशा की राहुल से अधिक है, लता की भी राहुल से अधिक है, लेकिन प्रेमा से इन दोनों की कम है। प्रेमा की ऊंचाई भारत से कम है, यानी कि प्रेमा से बड़ा कौन हो गया? भारत हो गया। ठीक है। यदि आशा की ऊंचाई लता की ऊंचाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है, आशा की ऊंचाई लता की ऊंचाई से, यानी कि आशा लंबी है लता से, तो क्या बनेगा? सबसे बड़ा भारत आएगा, दूसरे पर प्रेमा आएगी, तीसरे पर आशा आएगी, चौथे पर लता, और सबसे छोटा कौन है? राहुल है। ये बनेगा। इसमें अगर तीसरा सबसे ऊंचा व्यक्ति तीसरे नंबर पर कौन है? तो पहले पर भारत है, दूसरे पर प्रेमा, तीसरे पर कौन है? आशा है। तो तीसरे नंबर पर सबसे ऊंचा कौन आएगा? आशा आ जाएगा। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 63 का। आगे है सवाल नंबर 64, कथन और निष्कर्ष का। पहला कथन है कि सभी बोल्ट कील हैं। सारे बोल्ट जो हैं वो कील हैं। ये बोल्ट हैं और ये सारे क्या बन गए? कील हो गए। कुछ स्क्रू बोल्ट हैं, तो कुछ स्क्रू जो है वो बोल्ट हैं। बोल्ट अंदर वाला है, तो ये कुछ स्क्रू जो हैं वो बोल्ट हैं। एस फॉर स्क्रू, बी फॉर बोल्ट, के फॉर कील। अब निष्कर्ष क्या निकलेगा? सभी कीले स्क्रू हैं। सभी कीले स्क्रू हैं नहीं, सारे कील नहीं, लेकिन कुछ तो है। तो पहले वाली गलत होगी। इसमें सभी पूछा, सभी नहीं है। कुछ कीले स्क्रू है लेकिन सारी नहीं है। सभी स्क्रू कील हैं, सारे स्क्रू कील हैं नहीं भाई, ये भी गलत है। स्क्रू का कुछ हिस्सा ही कील है। समझ गए? इसका मतलब निष्कर्ष एक भी गलत है और दो भी गलत है। ना तो निष्कर्ष एक का अनुसरण करता, ना दो का करता। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा सवाल नंबर 64 का। निष्कर्ष एक का भी अनुसरण नहीं करता और दो का भी नहीं करता। सवाल नंबर 65 है। ये देखो 5 अंग दे रखे शरीर के, घुटना, नाभि, सीना, कमर और ठोडी। इनको एक तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में लगाना है। तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में। तो देखो सबसे ऊपर होती है हमारी ठोडी होती है, और घुटना होता है सबसे नीचे। 1 से शुरू 5 पे खत्म, या फिर 5 से शुरू 1 पे खत्म। पहले ऑप्शन देख लो इसमें। तो सारे ऑप्शन 4 से शुरू, 4 का तो कोई मतलब ही नहीं है। अब 1 से शुरू है, 5 पे खत्म है, सिर्फ ऑप्शन बी में। इतना ही करने की जरूरत थी, बीच का तो देखना भी नहीं है। अगर किसी ऑप्शन में 5 से शुरू होकर 1 पे खत्म होता तब हमें बनाना पड़ता। इसमें एक ही ऑप्शन है जो 1 से शुरू हो 5 पे खत्म। अब देखो सबसे नीचे हमारा घुटना हो गया। घुटने के बाद हमारी कमर आएगी। कमर के अंदर हमारी नाभि होती है जो सुंडी बोलते हैं। फिर छाती होती है, ठोडी सबसे ऊपर होती है मुंह के ऊपर। 1 4 2 3 5 ये बनेगा। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा सवाल नंबर 65 का। सवाल नंबर 66 देखो, अमन अपनी आय का 74% खर्च करता है। यानी कि 100 रुपये अगर कमाता है तो 74 रुपये वो खर्च करता है, तो बचेंगे कितने? 26 रुपये बचेंगे। यदि उसकी खर्च 30% बढ़ गया, भाई जो 26 रुपये खर्च करा था वो 30% बढ़ गया, और बचत 25% बढ़े, सॉरी जो खर्च 74% था वो 30% बढ़ गया, और बचत है वो 25% बढ़ जाए, तो उसकी आय कितनी बढ़ी ये बताओ। उसकी इनकम कितनी बढ़ी? देखो इनकम जो होती है वो क्या होती है? खर्चा प्लस सेविंग, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, इनको मिलाकर इनकम बनती है। जो हम खर्च करते हैं और जो हमारी बचत है वो सारा हमारा इनकम का हिस्सा है। अब इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। दोनों तरीके मैं आपको दिखा देता हूँ। एक तो बिल्कुल बेसिक से और एक परसेंटेज तरीका। देखो पहला तरीका क्या है, हम उसकी इनकम मान लेते हैं 100 रुपये थी। जो बंदा है इसकी इनकम 100 रुपये थी, 100 रुपये कमाता था, तो 74% वो खर्च करता था। यानी कि 100 का 74 कि 74 रुपये उसने खर्च कर दिए थे। शुरू में दे रखा है कि अपनी आय का 74% खर्च करता है। तो 100 रुपये अगर वो कमा रहा था, 74 रुपये उसने खर्च कर दिए, तो बचेंगे कितने? 100 में से 74 के 26 रुपये। ये है पहली लाइन का मतलब। 100 रुपये हमने उसकी इनकम मान ली, उसमें 74 रुपये उसने खर्च कर दिया, 26 रुपये उसने बचा लिए। आगे क्या कहा कि उसका खर्च जो है वो 30% बढ़ गया, व्यय में 30% की वृद्धि हो गई। तो खर्च कर कितना रहा था? 74 रुपये। अब 74 का 30% उसका बढ़ गया, तो 74 का 30% हो गया 22.2। तो 74 रुपये पहले खर्च कर रहा था, 22.2 इसमें वृद्धि होगी, तो अब खर्च कितना करेगा? तो 96.2 रुपये अब वो खर्च करने लग गया। ठीक है, व्यय में 30% की वृद्धि होने के बाद 96.2 रुपये वो खर्च करने लग गया। साथ के साथ उसने ये भी कहा कि उसके बचत में 25% की बढ़ोतरी होती है। जो उसकी सेविंग है उसमें 25% की बढ़ोतरी होती है। तो पहले सेविंग थी 26 रुपये की, अब 26 का 25% और बढ़ गया। 25% की बढ़ोतरी है ना, तो 26 रुपये का 25%।
₹26 पहले बचा रहा था, 26 का 25% करें ₹6.5 बनेंगे। तो अब टोटल बचा रहा है ₹32.5। देखो खर्च कितना हो गया अब दोबारा ₹96.2, बचत कितनी हो गई 32.5। तो इनकम कितनी होती है, खर्च प्लस में बचत, वो इनकम होती है हमारी, आय होती है। तो इस हिसाब से टोटल आय कितनी बनेगी, तो नया खर्च हुआ था ₹96.2, बचत है 32.5, तो कितनी हो गई नई इनकम ₹128.70, 128.7। अब इसने कहा प्रतिशत में बताओ उसकी इनकम कितने प्रतिशत बढ़ी, तो पहले आई थी ₹100, अब हो गई ₹128.7। तो 128.7 में से ₹100 घट गए तो कितने बच गए 28.7 के, प्रतिशत निकालेंगे तो 28.7 100 में बढ़े हैं गुणा में 100, तो यानी कि टोटल कितना प्रतिशत उसकी इनकम बढ़ी, 28.7% उसकी नई इनकम हो चुकी है। ठीक है, बिल्कुल आसान था, तसल्ली से। पहले ₹100 इनकम मान लो, उसका 76% खर्च, 74% खर्च का 74 खर्च हो गए, 26 बच गए। फिर कहा खर्च 30% बढ़ गया तो ₹96.2 खर्च हो गया, 25% बचत बढ़ गई तो ₹32.5 की बचत हो गई। अब इनकम क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, खर्च प्लस बचत, जोड़ेंगे तो इनकम आ गई 128.7। पहले ₹100 इनकम थे, अब हो गई 128.7, प्रतिशत निकालेंगे तो 28.7/100 गुणा में 100, 28.7% की वृद्धि हो गई उसकी इनकम में। यह है पहला तरीका, देसी तरीका। अब इसको करेंगे हम रेशियो वाले मेथड से, परसेंटेज का भी लगा के रेशियो का भी लगा के। देखो एक्सपेंडिचर अगर 74% है, 74% अगर खर्च है, तो बचत 26% होगी 100 में से। ठीक है, टोटल इनकम अगर 100% है, उसमें 74% इसने खर्च कर दिया तो 26% इसकी सेविंग होगी। अगर इसका हम अनुपात लेंगे 74:26, 2 से काटेंगे तो 37 बनेगा, ये 2 से काटेंगे तो 13, ये इनकम हो गई अब इसकी 37:13, यानी कि टोटल 40 के बराबर। इसने कहा है कि अब इसका जो खर्च है वो 30% बढ़ गया, यानी कि 37 जो था इसका 30% बढ़ गया, और देखो इसकी इनकम जो 37 थी वो 30% बढ़ गई, जो सॉरी खर्च था। सेविंग 13 थी वो 25% बढ़ गई। 30% का मतलब हो गया 25% प्लस 5%। अब इसको 25 और 5 में क्यों तोड़ा, क्योंकि अब ये देखो एक्सपेंडिचर भी 25% बढ़ गया, सेविंग भी, तो सीधी सी बात है इनकम भी 25% बढ़ेगी। भाई खर्च भी 25% बढ़ गया, इनकम भी ना, सेविंग भी, तो इनकम 25% बढ़ेगी 25% इनकम बढ़ गई, फिक्स है। अब ये जो बच गया जो 5% खर्च का, ये अलग अलग हिस्सों में बांट दो। अब ये जो 5% खर्च हुआ है, ज़्यादा खर्चा 5% हुआ ना, 30% खर्च बढ़ गया है, तो 25 + 5 कर लिया, 5% हुआ है किस पर, 37 पर। खर्च 37 था ना हमारा, और बटे में 40 टोटल इनकम, ये वाला 37 का 5% बढ़ा है, तो 37 का 5% बटे में इन दोनों का जोड़, 37 + 13 40, तो 37 + 13 करेंगे तो 40 बनेगा, 5 × 37/40, और ये आएगा 3.7% के बराबर। पहले 25% फिक्स बढ़ गया, और इस 5% का ओवरऑल इफेक्ट कितना पड़ेगा, 3.7% का, टोटल कितना हो गया 28.7%। तो उसकी इनकम में कितनी बढ़ोतरी हुई है, 28.7% की बढ़ोतरी हुई है। यह है दूसरा तरीका, बिल्कुल आसानी से करना है। तो सवाल नंबर 66 का ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा, 28.7% उसकी आय में वृद्धि हुई है। आगे है सवाल नंबर 67। एक खुदरा विक्रेता ने 1280 रुपये में कुछ सामान खरीदा। भाई कोई आदमी है, उसने 1280 में सामान खरीद लिया, उसका 1/3 हिस्सा 15% की हानि पर बेच दिया। भाई मान के चलो उसने 3 डब्बे खरीदे 1280 रुपये में, एक डिब्बे को 15% लॉस पर बेच दिया। इसने कहा कि बाकी जो 2 बच गई उनको कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि ओवरऑल उसको 15% लाभ हो। भाई 3 डब्बे खरीदे, 3 आइटम खरीदे थे, एक को 15% लॉस पर खरीद लिया, तो बाकी 2 को कितने प्रॉफिट पर बेचे कि तीनों के ऊपर ओवरऑल इसको कितना लाभ हो, 15% का लाभ हो। अब इस तरीके को देखो, सारा इसके अंदर परसेंटेज का खेल है। उत्तर भी हमसे प्रतिशत में पूछा है, हानि प्रतिशत दे रखी है 15%, लाभ प्रतिशत 15%, ओवरऑल हमसे लाभ प्रतिशत पूछा है, तो 1280 का कोई खेल नहीं है। देखो 1280 से भी आप कर सकते हैं, लेकिन आप एक सिंपल तरीका देखो, ओवरऑल 15% लाभ होना चाहिए, यानी कि पहले आइटम पर भी 15%, दूसरे पर भी 15% और तीसरे पर भी 15%, तीनों 15% लाभ पर बेचेगा, तभी ओवरऑल 15% लाभ बनेगा। वैसे ओवरऑल कितना परसेंट लाभ हो गया, 45%। अलग अलग इंडिविजुअल जोड़ेंगे तो तीनों के हिसाब से 3 आइटम थे, तो पहले पर X% लाभ होगा, दूसरे पर X, तीसरे पर X, और टोटल होगा ये 45% के बराबर, क्योंकि तीनों आइटम पे टोटल मिलाकर 45% लाभ, 15% लाभ होना चाहिए।
ठीक है। ओवरऑल तो एवरेज तभी तो निकलेगी भाई, तीन चीज़ हैं, 300 रुपये में खरीदी, 100 रुपये की, 100 रुपये की, 100 रुपये की। अब इसको 15% लाभ पर बेचेंगे, इसको 15 पर, इसको 15 पर, तो ओवरऑल 300 रुपये पर तो हमारा 15% 45 रुपये ही तो बनेगा। लेकिन इंडिविजुअल पर भी 15-15 लगाएंगे तो टोटल कितना परसेंट हो गया? 45%। ठीक है। इसी हिसाब से पहले वाले को अगर x लाभ पर बेचेंगे, दूसरे वाले का भी x%, तीसरे वाले पे, ये तीनों का लाभ मिलाकर 45% के बराबर होना चाहिए। ठीक है। लेकिन पहले वाले को बेच दिया 15% हानि पर, -15 पर, तो ये बच गए कितने? 2x। कितने बराबर होना चाहिए? 45% के। ये x इधर आके जुड़ जाएगा तो 2x बराबर 60 के बराबर, तो x कितना आएगा? 60/2 यानी कि 30%। तो प्रत्येक जो दो आइटम बच गए, प्रत्येक को 30% लाभ पर बेचा जाना है, प्रत्येक को 30% लाभ पर बेचा जाना है। एक तो है ये तरीका। यह है दूसरा तरीका, भाई क्रय मूल्य दे दिया 1280, पहले भी 15% की, यानी ओवरऑल 15% लाभ हमें चाहिए। लाभ क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। देखो 1280 टोटल कीमत थी, तो 1/3 हिस्सा लॉस पर बेचा, तो 1/3 हिस्से की कीमत कितनी आएगी? 426 रुपये 67 पैसा। इसको 15% हानि पर बेच दिया, तो इसका 15% निकालेंगे तो 64 रुपया आएगा। ठीक है। तो 1280 का माल था, उसको 426.67 में बेच दिया हमने, तो कितने रुपए बच गया अब हमारे पास? 853 बच गया। लेकिन लाभ हमने चाहिए 1280 का 15%, ओवरऑल 15% लाभ चाहिए ना, तो हमें 192 रुपये का लाभ चाहिए। तो 192 का तो लाभ हमें चाहिए, प्लस 64 का जो पहले दो भागों पर नुकसान, पहला भाग जो 15% हानि पर बेचा वो भी कम पूरा करना है। यानी कि अब जो शेष दो आइटम बच गए उस पर हमें 256 रुपये का लाभ चाहिए, 256 रुपये का। तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा? लाभ 256 का, दो आइटम का क्रय मूल्य कितना बच गया? 853.33 गुणा में 100, कितना आएगा? 30%। तो शेष दो आइटम जो दो हिस्से रह गए उनको 30% लाभ पर अलग अलग बेचा जाना चाहिए, तब हमारा ओवरऑल 15% लाभ बनेगा। यह है दूसरा तरीका। तो सवाल नंबर 67 का ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा 30% लाभ पर। सवाल नंबर 68 है कि 7%, 12% और 5% की तीन क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल छूट बताए। तीन डिस्काउंट दे रखे, 7%, 12% और 5%। ओवरऑल डिस्काउंट क्या होगा तीनों को मिलाकर वो बताना है। देखो एक हमारा फार्मूला होता है x + y ± xy/100। अब तीन छूट दे रखी है तो x + y - xy/100 ये हो जाएगा छूट का। ठीक है, ये फार्मूला हमने लगाना है, x + y - xy/100। पहले छूट दे रखी है 7 की, दूसरी है 12 की, तो इन दोनों की ओवरऑल निकालेंगे तो 7 + 12 - 12 × 7/100 ये आएगी 18.16%। 7 और 12 की ओवरऑल छूट। अब इसको दूसरी समीकरण में रख लो, यहाँ पर x का मान ले लो 18.16 जो उन दोनों की आई थी, और दूसरी ले लो 5 जो तीसरी छूट दे रखी है, 7, 12, 5। इन तीनों की भी इसी फार्मूला लगाओ, x + y - xy/100, तो ओवरऑल छूट कितनी आएगी हमारी? 22.252, 22.252% हमारी ओवरऑल छूट आ जाएगी। ठीक है, फार्मूला सिर्फ ये लगेगा x + y - xy/100 का। तो सवाल नंबर 68 का ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा 22.25 की ओवरऑल छूट रहेगी। सवाल नंबर 69 है, एक राशि साधारण ब्याज पर 4 साल में 12,144 और 6.5 साल में 13,984 रुपया हो जाते तो ब्याज की दर बताओ। देखो 4 साल में हो गए 12,144 और 6.5 साल में हो गए 13,984, यानी कि गैप देखो बीच में 4 साल से 6.5 साल यानी कि 2.5 साल का गैप है, 2.5 साल का गैप है, और 2.5 साल में राशि कितनी बढ़ी है? 13,984 हो गई 12,144 से, तो 2.5 साल का ब्याज आएगा ये। देखो 6.5 साल और 4 साल के अंतर राशि का, 6.5 साल बाद हो गई थी 13,984, 4 साल बाद हुई थी 12,144, अंतर कितना हो गया? 1,840 रुपये। कितने साल में? 2.5 साल में, यानी कि 2.5 साल का ब्याज कितना बना है? 1,840 रुपया बना है। तो एक साल का ब्याज कितना बनेगा? 1840/2.5 करेंगे तो यानी कि प्रत्येक वर्ष का कितना ब्याज बना है? 736 रुपया ब्याज बना है। हर साल कितना ब्याज मिलता है? 736, क्योंकि साधारण ब्याज पर है। अब इसको या तो 6.5 साल का लगा के इसमें पुट कर दो, या फिर अगर 4 साल का निकालते हो तो ये वैल्यू लेनी है, 6 साल की निकालते हो 6.5 की तो ये वैल्यू लेनी है। तो हमने ये 736 रुपया प्रति वर्ष का है, तो 4 साल का टोटल ब्याज कितना मिला होगा? 736 × 4 करेंगे 2,944 रुपया ब्याज, 2,944। लेकिन 4 साल में राशि हो कितनी रही थी? 12,144, ये हो गई थी ना मिश्र धन, इसमें से ब्याज घटा दिया तो मूलधन कितना बनेगा? 9200 रुपया। मूलधन कितना बनेगा?
₹9200। तो अब इस आय से दर निकाल दो, सीधी सी बात है, ब्याज गुणा में 100 बटे में मूलधन। तो ब्याज है ₹2944 का ब्याज 4 साल का, मूलधन है 9200 गुणा में 100 करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और ये 92 गुणा 4 इसको काटेंगे सारा 8 पे कट जाएगा। तो दर कितनी आ जाएगी? 8%। समझ गए? 2.5 साल का पहले तो इनका अंतर निकाल लो भाई, 4 साल में इतना था, 6.5 साल में इतना हुआ था, तो इन दोनों का 2.5 साल की 2.5 साल का कितना अंतर आ गया? ₹1840। 1 साल का कितना रहेगा? 1840 बटे 2.5 करें तो ₹736। ये 1 साल का ब्याज आ गया। तो 4 साल का ब्याज क्या होगा? इसको 4 से गुणा करेंगे 2944। लेकिन 4 साल का मिश्र धन कितना रखा? 12,144। इसमें से ब्याज घटा दो तो मूलधन आएगा ₹9200। तो दर क्या होती है? ब्याज गुणा में 100 बटे मूलधन गुणा समय। 8% हमारा उत्तर आ जाएगा। तो सवाल नंबर 69 का ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा 8%। सवाल नंबर 70 दिया है, एक निश्चित राशि पर 20% ब्याज की दर पर 1/2 यानी कि 1.5 साल तक चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर है ₹6200। CI कंपाउंड इंटरेस्ट और SI इनका अंतर है ₹6200। कितने साल के लिए? 1.5 साल के लिए। दर है 20%। लेकिन एक लाइन और लिख रखे, ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। तो धनराशि बताओ। अर्धवार्षिक दे रखा है, अर्धवार्षिक यानी कि हर 6 महीने में। तो 1.5 साल के अंदर 6 महीने कितने आते हैं? 3 बार। तो टाइम कितना हो जाएगा? 3। 1.5 का डबल कर दो, 3 हो जाएगा। या फिर ऐसे लगा लो, 1 साल में 6 महीने होते 2 बार, तो 1.5 साल में कितने होंगे? 1.5 साल यानी कि 18 महीने। 6 गुणा 6 गुणा 6 जमा 6 जमा 6। तो टाइम हमें 3 लेना है। दर है 20% प्रति वर्ष। अर्धवार्षिक संयोजित तो दर हो जाएगी आधी, यानी कितनी आ जाएगी? 10%। तो सीधा सा सवाल हो गया। अब दर हमारी हो गई 10% लेनी है अर्धवार्षिक, और टाइम हमें 3 लेना है। CI SI का अंतर दे दिया ₹6200। हमें प्रिंसिपल बताना है, हमारा मूलधन बताना है क्या होगा, ये हमें इसके अंदर करना है। तो या तो आप डायरेक्ट इसको तरीके से कर सकते हो। कौन सा तरीका? सीधा सा है, 10% दर है तो 10% होता है 1/10। 10 दूनी 3 समय लेना है तो 10 की पावर 3 यानी कि ₹1000 हमने प्रिंसिपल मान लिया, मूलधन मान लिया ₹1000। अब पहले साल का ब्याज कितना होगा? 10% के हिसाब से ₹100। दूसरे साल ₹100 और इस पर भी ₹10 मिलेंगे। तीसरे साल फिर ₹100, फिर इस पर भी ₹10 मिलेंगे, इस पर भी ₹10 और इस 10 पर ₹1 मिलेगा। तो ये पहले जो ऊपर है 300, ये तो हो गया SI, और ये सारा जोड़ेंगे, ये सारा CI, और जो नीचे 10 10 10 और 1 है, ये CI SI का अंतर है। हमें इसमें CI SI का अंतर दे रखा ₹6200 चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का, और हमारा अंतर कितना आ गया? 10 20 30 और 1 ₹31। तो CI SI का अंतर दे रखा हमारा ₹31, जो दे रखा ₹6200 के बराबर। तो काटेंगे कितना आ जाएगा? 200 गुना। तो मूलधन भी कितना हो जाएगा इसका? 200 गुना हो जाएगा। तो 200 गुना 1000 करेंगे यानी कि ₹2,00,000 हमारा मूलधन हो जाएगा। धनराशि क्या होगी? ₹2,00,000 की हो जाएगी। सीधा सा तरीका है, दर दे रखी है 10%, टाइम देना है 3 साल, अर्धवार्षिक है तो। अब 10% का मतलब होता है 1/10। अब 3 साल के लिए निकाला तो इसकी पावर 3 करके वो हमने मूलधन मान लिया। तो 10 की पावर 3 करेंगे तो 1000 आ जाएगा, वो मूलधन मान लिया। अब ट्री वाले मेथड से इसको सोल्व करना है। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा, ₹2,00,000 हमारी धनराशि रहेगी। सवाल नंबर 71 देखो, एक धनराशि को A, B और C के बीच में 5:7:11 में बांटना है। यानी कि जितने भी रुपए हैं उसमें से A को मिलेंगे 5, B को मिलेंगे ₹7, C को मिलेंगे ₹11। ये कह रखा है A को B से ₹1500 अधिक मिलते तो B का हिस्सा बताओ। देखो, A को मिलता है 5x, B को मिलता है 7x, ठीक है। तो इनका अंतर कितना है? 2x का, ठीक है। 2x रुपये फालतू मिलते हैं B को A से, किसके बराबर? 1500। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 750। B का मान बताओ। B का मान है 7x, तो 750 गुणा में 7 करेंगे तो 0 7 5 35 7 7 49 51 52 ₹5250। ठीक है, ये आएगा B को A से। B को ज़्यादा मिलते हैं क्योंकि B 7x है, A 5x है। B को A से 1500 ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो कितना उत्तर आ जाएगा? B को कितना हिस्सा मिलता है? ₹5250। ऑप्शन ए उत्तर आ जाएगा सवाल नंबर 71 का, 5250। सवाल नंबर 72 है, संख्या दे रखी है 7, 9, 11 और 15। इसमें से एक समान संख्या घटाए तो परिणामी संख्या समानुपाती हो जाती है। मतलब
देखो अनुपाती का मतलब है 7/9 बराबर 11/15, लेकिन ये नहीं है। इसने कहा ये कब है, जब इसमें से कोई एक समान संख्या घटाए, यानी कि 7 - x बटे 9 - x, इनमें से जब हम x घटाते चारों में से तब ये अनुपाती हो जाती है, यानी कि 7 - x बटे 9 - x बराबर 11 - x बटे 15 - x। तो घटाई गई संख्या यानी कि x का मान बताओ। तो देखो ये कंडीशन दे रखी है 7 - x बटे 9 - x बराबर 11 - x बटे 15 - x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आर पार गुणा करेंगे तो ये 15x ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, इधर गुणा हो जाएगी। जब ये सारी इक्वेशन बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इस x² दोनों साइड से कट जाएगा। ये लास्ट में जब हम सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को तो x का मान कितना आएगा, 3 आएगा। वही हमसे पूछा है, x का मान क्या आएगा, 3 आएगा। लेकिन अगर हम आंसर सोल्व ट्राई करेंगे हमारा आंसर सही है या नहीं, तो x का मान रख के देख लो। ऊपर इक्वेशन में, ऊपर इक्वेशन क्या थी, 7 - x बटे 9 - x। 7 में 7 - 3 बटे 9 - 3, 7 - 3 यानी कि 4 बटे 9 में से 3 गया तो 6। ठीक है, दूसरी थी 11 - 3, 11 में से 3 गया तो 8, और नीचे कितनी थी 15 - 3, 15 में 3 गया तो 12, यानी कि 2/3 आएगा। ये भी 2/3 है, ये भी 2/3 है, बिल्कुल सही है हमारा। ठीक है, तो x का मान कितना आ जाएगा, 3 आएगा हमारा। x का मान क्या है, 3 है, जो घटाई हुई संख्या है। तो सवाल नंबर 72 का ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। 3 जो है वो संख्या घटाई थी इनमें से। सवाल नंबर 73 है कि 5 साल पहले ए, बी और सी की औसत आयु 20 साल थी। एवरेज दे रखी है 20 साल थी, 5 साल पहले की बात है। तो 5 साल पहले की टोटल आयु कितनी हो जाएगी, 20 × 3 करेंगे तो 60 हो जाएगी। और वर्तमान की बात करें तो 5 तीनों बढ़ेंगे, यानी कि 15 साल और बढ़ गई। तो अब इन तीनों की एवरेज एज हो गई 75 साल टोटल एज। और अगर इन तीनों की औसत आयु की बात करें तो वर्तमान में कितनी हो जाएगी औसत आयु, 25 साल, क्योंकि तीनों की 5 बढ़ी है। समझ गए, 5 साल पहले अगर 20 साल एवरेज थी, तो अब 5 साल बाद यानी कि वर्तमान में कितनी हो जाएगी एवरेज, 25 साल हो जाएगी, क्योंकि 5 तीनों में बढ़ा है। ओवरऑल हो जाएगी 75 साल तीनों की उम्र। 6 साल पहले बी और सी की औसत आयु 19 साल थी। 6 साल पहले की बात है, तो 6 साल पहले इनकी एवरेज 19 साल थी, तो अब कितनी हो जाएगी, 19 और 6 25 साल। बी और सी की एवरेज 25 साल है आज के दिन। तो आज के दिन बी और सी की टोटल उम्र कितनी हो जाएगी, 25 × 2 करेंगे तो 50 साल हो जाएगी, क्योंकि 6 साल पहले दे रखे 19 साल, तो एवरेज में 6 जुड़ेगा दोनों में, तो 25 साल हो गई एवरेज बी और सी की वर्तमान में। तो टोटल उम्र कितनी होगी, 25 × 2 50 साल। बी और सी की वर्तमान उम्र का जोड़ है 50 साल, और ए, बी और सी की वर्तमान उम्र का जोड़ है 75 साल। तो अब हमारा सवाल सिंपल सा बन गया कि a + b + c तीनों की वर्तमान उम्र कितनी होगी, 25 या 75, और b + c की वर्तमान कितनी होगी, 25 दूनी 50। यहाँ से हम a की उम्र निकालेंगे तो a की कितनी बचेगी, 25 साल। a की उम्र कितनी बच गई, 25 साल, क्योंकि b + c की 50 यहाँ रखेंगे तो a की आ जाएगी 25 साल। इसने पूछा कि 3 साल बाद a की कितनी होगी, तो 3 साल बाद कितनी होगी, 25 और 3 28, ये 48 नहीं 28 आएगा। 28 साल ए की उम्र हो जाएगी 3 साल बाद। ठीक है, 28 साल इसका आंसर हो जाएगा। बी और सी की हम बता नहीं सकते, क्योंकि बी और सी की टोटल 50 साल दे रखी है, अलग अलग नहीं पता कितनी है। तो 28 साल इसका आंसर हो जाएगा। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, नॉलेज हब 7900, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया है। काफ़ी सारी पीडीएफ, काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल आपको नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, और आगे है सवाल नंबर 74। 74 नंबर सवाल दिया है, समान क्षमता वाले 2 कंटेनर में दूध और पानी का अनुपात 3:4 और दूसरे में है 3:1। मिल्क और वाटर का पहले में है 3:4, दूसरे में है 3:1। इन दोनों को एक बड़े बर्तन में मिलाया गया, तो बड़े कंटेनर में दूध और पानी का अनुपात बताना है। देखो इसमें पहले वाले में कितना लीटर है दूध, 7 लीटर, इसमें कितना है 4, दोनों को बराबर बनाओ। तो इसको 4 से गुणा कर दो, इसको 7 से, क्योंकि ये भी 28 हो जाएगा और ये भी 28। इसको 4 से गुणा करें तो मिल्क कितना आएगा, 4 × 12, और इसको 4 से गुणा वाटर कितना आएगा, 4 × 4 16। नीचे वाले को 7 से गुणा करेंगे, 7 × 21, और ये 7 एकम 7। अब जोड़ दो, 21 और 12 33, और 16 और 7 23। तो बड़े वाले कंटेनर में मिल्क और वाटर का अनुपात हो जाएगा 33:23। ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। क्या उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी करके। कुछ नहीं करना, पहले वाले में 3:4 है, दूसरे में 3:1 है, दोनों की मात्रा बराबर बना लो। इसमें 7 हो गया, इसमें 4, तो इसको 4 से गुणा कर दो, इसको 7 से। ठीक है, मिल्क और वाटर को ऐड कर दो, मिल्क को मिल्क में जोड़ दो, वाटर को वाटर में। ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा 33:23। सवाल नंबर 75 देखो,
10 प्रक्षणों का औसत 46 है। भाई 10 जो संख्या थी उनका औसत 46 है, ये मान के चलो। बाद में पता चला कि 142 के स्थान पर गलती से 42 पढ़ लिया, तो सही औसत बताओ, सही औसत बताओ। देखो इसका सीधा सा तरीका क्या है, भाई 10 संख्याओं का औसत 46 है, ठीक है। बाद में पता चला 142 पढ़ना था, लेकिन हमने पढ़ लिया कितना, 42। कितने का अंतर आ गया, 100 का, 100 का अंतर आ गया ना। तो 100 का अंतर आ गया 10 संख्याओं पर, तो एवरेज कितना बढ़ेगा सभी का, 10 10। तो एवरेज पहले 46 था, अब एवरेज 10 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा एवरेज, 56। तो सही एवरेज क्या होगा, 56 होगा। बिल्कुल आसान सा सवाल है। देखो जो पहले औसत दे रखा 46, उसको तो कुछ नहीं करना। बाद में क्या कह रखा है, 142 की जगह हमने 42 पढ़ लिया, कितना गलत पढ़ लिया हमने, 100। यानी कि जो संख्याएं हैं जिनका जोड़ अगर जो भी आता वो 100 फालतू आना था। तो यानी कि 100 को अगर 10 संख्याओं को एवरेज बांटेंगे कितना बढ़ेगा, 10 10। तो 46 और 10 56। एक तो ये तरीका है सिंपल सा। दूसरा क्या है भाई, टोटल 10 संख्याओं का जोड़ कितना हो गया, 460 हो गया। लेकिन हमने 142 की जगह 42 पढ़ लिया, 100 का गैप आ गया, तो 100 इसमें फिर जोड़ दो, तो जोड़ कितना आएगा, 560। सही जोड़ आएगा 560। 10 संख्याओं का औसत कितना आएगा, 560 बटे 10, 56 आएगा। बात वही की वही है, सेम कैसे भी कर लेना आप। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा, नया औसत 56 हो जाएगा। सवाल नंबर 76 दिया है, ए और बी मिलकर किसी काम को 21 दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर इसको 24 दिन में करते हैं, ए और सी इसको 33 दिन में करते हैं। तो ए बी और सी तीनों इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तीनों मिलकर कितने करेंगे। ए जमा बी दे दिया, कितने दिन में, 21 दिन में। बी जमा सी 24 दिन में, ए जमा सी 33 दिन में। इन तीनों का पहले क्या आएगा, एलसीएम आएगा, फिर इन तीनों का पावर निकलेगी, जो कैपेसिटी है वो, ठीक है, वो जोड़कर इससे भाग देंगे। लेकिन 2 ABC आएगा, डिटेल में देखते हैं एक बार इसको। देखो ए जमा बी का था 21 दिन, बी जमा सी 24 दिन, ए जमा सी 33 दिन। इन तीनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 1848 आएगा। 1848, ये है ए प्लस बी, ये है बी प्लस सी, और ये है सी प्लस ए। तो इसके 1848 को 21 से भाग देंगे, कितना आएगा, 88 आएगा। इसकी क्षमता आएगी 77, इसकी क्षमता कितनी आएगी, 56। इन तीनों की पावर जोड़ेंगे तो ए जमा बी जमा सी और सी जमा ए आपस में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 2 A जमा बी जमा सी, यानी कि ए भी 2 बार आएगा, बी भी सी भी। और ये किसके बराबर आएगा, 88 77 56। ये तीनों जोड़ के कितने बनेंगे, 221 बनेगा, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा, 110 बटे 110.5। तो 1848 बटे में 110.5 करेंगे, कितना आएगा, 16.72, यानी कि 17 दिन। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, 17 दिन में काम को पूरा करेंगे। कितने दिन में करेंगे, 17 दिन में काम पूरा करेंगे, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए 21 24 33 दिन में काम करेंगे। एलसीएम आएगा 1848। ए प्लस बी की क्षमता आएगी 88, बी प्लस सी की 77, सी प्लस ए की 56। तीनों को आपस में जोड़ेंगे तो आएगा 2 इंटू में ए जमा बी जमा सी, किसके बराबर, 221 के। हमें ए प्लस बी प्लस सी बताना, तो 221 को 2 से भाग करेंगे तो कितना बनेगा, 110.5, ठीक है। टोटल काम कितना था, 1848। 1848 को 110.5 से भाग दो, 17 उत्तर आ जाएगा हमारा। सवाल नंबर 76 का ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा, 17 दिन। सवाल नंबर 73 दिया है, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और वापस में 40 किलोमीटर प्रति घंटा से आता है, तो उसकी औसत चाल बताओ। देखो इसका क्या फार्मूला है, 2xy अपॉन में x प्लस वाई, एवरेज डिस्टेंस, एवरेज स्पीड निकालने का। दूरी बराबर है तो 2 गुणा में 60 गुणा में 40 बटे 60 और 40 कितना हो गया, 100। 2 0 से 2 0 करके 6 चौक 24, 24 दूनी 48। तो औसत चाल कितनी आ जाएगी, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। 2 गुणा में पहली चाल गुणा दूसरी चाल बटे दोनों चालों का जोड़, ये होगा एवरेज स्पीड का, ठीक है। जब ध्यान रखना, ये फार्मूला तब लगेगा जब दूरी बराबर हो, निश्चित दूरी हो, तब ध्यान रखना। ऑप्शन ए उत्तर होगा। सवाल नंबर 78 दिया है, एक ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है, 3 सेकंड में यह ट्रेन के समान दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहे एक व्यक्ति को पार करती है। ट्रेन की स्पीड बताओ, ट्रेन की स्पीड बतानी है। लंबाई दे दी 150 मीटर, टाइम दे दिया 3 सेकंड, और आदमी की स्पीड दे दी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। या तो सारा घंटे में बनाओ या सारा मीटर में बनाओ, सेकंड में, ठीक है, मीटर सेकंड में या फिर किलोमीटर घंटे के अंदर। देखो हमने एक फार्मूला पढ़ रखा, स्पीड चाल क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, दूरी बटे में समय। अब ट्रेन की स्पीड हमने मान ली x है, क्योंकि ट्रेन की स्पीड हमने निकालनी है।
तो ट्रेन की स्पीड हमने मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा। हो गया। ट्रेन की स्पीड प्लस में आदमी चल रहा है 2 किलोमीटर उसी दिशा में चल रहा है, भाई दोनों की डायरेक्शन चले, सॉरी वो घट जाएगी। अगर दोनों एक दिशा में चल रहे तो स्पीड का अंतर आएगा, और अलग अलग दिशा में चल रहे तो स्पीड जुड़ जाएगी। हो गया। दूरी कितनी है ट्रेन की, जो लंबाई है वो, टाइम कितना है 3 सेकंड का, ये काटेंगे तो कितना आ जाएगा 50 मीटर पर सेकंड। कितनी आ जाएगी 50 मीटर पर सेकंड, लेकिन ये इधर किस में है किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये 50 मीटर पर सेकंड को अगर हम किलोमीटर प्रति घंटा में बनाए तो 18/5 से गुणा करें, कितना आएगा ये 180 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यानी कि x - 2 बराबर आ गया 180 किलोमीटर प्रति घंटा। तो x का मान कितना हो जाएगा, 180 में 2 जुड़ेगा तो 182 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ट्रेन की स्पीड कितनी थी 182 किलोमीटर प्रति घंटा। एक फार्मूला ध्यान रखना है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम, दूरी बटे में समय। ट्रेन की स्पीड x है, आदमी की 2 है तो 2 घट जाएगी, किलोमीटर प्रति घंटा में रखना है। इधर डिस्टेंस है 150 मीटर और ये टाइम है 3 सेकंड। ये 50 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बढ़ाएंगे तो 18/5 से गुणा करके 180 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। x - 2 बराबर 180, तो x का मान आएगा 182। तो ट्रेन की स्पीड कितनी होगी 182 किलोमीटर प्रति घंटा। सवाल नंबर 78 का ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा 182 किलोमीटर प्रति घंटा। सवाल नंबर 79 दिया है, ए की गति बी की गति से 30% अधिक है। जो स्पीड है ए की वो बी से 30% अधिक है। बी अगर 100 की स्पीड से दौड़ा तो ए 130 से दौड़ेगा, ये हम कहने का मतलब। ए और बी 117 मीटर लंबे दौड़ते हैं, भाई 117 मीटर का ट्रैक उस पर दौड़ना है, और ए बी को शुरुआत के रूप में दौड़ने की लंबाई का कितना हिस्सा दे ताकि दोनों एक समय पर पहुंचे। भाई देखो ए तेज दौड़ रहा है तो पहली बात तो ए पहले पहुंचेगा, लेकिन ए ने कहा कि बी तू थोड़ा सा आगे से दौड़, तो हमें ये बताना है बी कितने आगे से दौड़ेगा ताकि लास्ट दोनों एक साथ पहुंचे। टोटल ट्रैक है 117 मीटर का, तो ए बी को कितनी छूट दे, भाई तू इतने आगे से दौड़ मैं तेरे पीछे से दौड़ूंगा, तब हम दोनों बराबर पहुंचेंगे। देखो इसमें दे रखा है ए जो है वो बी से 30% तेज दौड़ता है, तो मान लो अगर बी की गति 10 मीटर पर सेकंड है तो ए दौड़ेगा 13 की स्पीड से। भाई 30% का मतलब तो ये होगा 10 का 30% 3 होगा। भाई ये मान लो ए बी अगर 100 से दौड़ रहा है तो ए दौड़ेगा 130 से, 30% फालतू, यानी कि 10 और 30 आ गया, वही 10 और 13। तो बी की गति अगर 10 मीटर पर सेकंड है तो ए की आएगी 13 मीटर पर सेकंड। ये बात इन्होंने दे रखी है पहली लाइन में, 30% तेज गति है। अब बताओ ट्रैक है 117 मीटर का, 117 मीटर को 13 मीटर पर सेकंड के हिसाब से ए कितनी देर में पार कर लेगा, 9 सेकंड में पार कर लेगा 117/13। और बी फिर 9 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा ये बताओ। देखो 117 मीटर का ट्रैक है, ए तेज दौड़ रहा है 13 की स्पीड से, तो 9 सेकंड में पार कर लेगा। अब हम ये देखना है कि 9 सेकंड में बी कितनी दूरी पार कर सकता है, तभी तो दोनों बराबर पहुंचेंगे। तो बी की स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, 9 सेकंड में कितना जाएगा, 9 × 10 करेंगे तो 90 मीटर। बी 9 सेकंड में 90 मीटर जाएगा, ए 9 सेकंड में 117 मीटर पूरा कर लेगा, तो कितने का गैप आ गया 27 मीटर का। यानी कि ए बी को कितने मीटर की छूट देगा 27 मीटर की। बी जो है वो ट्रैक पे 27 मीटर आगे खड़ा होगा ए से, तब लास्ट में दोनों जाकर बराबर पहुंचेंगे। ठीक है, क्योंकि ए को टाइम लगेगा 9 सेकंड का और बी को 9 सेकंड में 90 मीटर तय करनी है, 90 ही तय कर पाएगा, इसलिए 27 मीटर की छूट देनी। तो 79 नंबर का 27 मीटर ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। उसके बाद आगे है सवाल नंबर 80। इसमें दिया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसको 2675 और 2320 से 20 को भाग करने पर 5 और 6 शेष प्राप्त होता है। देखो पहले दिया था कि 2675 को भाग देंगे तो 5 शेष बचना चाहिए, तो हमने पहली संख्या निकाली 2675 में से 5 घटा देने की 2670, क्योंकि ये 2670 उस संख्या से पूरा पूरा भाग होगा और 2675 5 फालतू तो 5 शेष बचेगा। ऐसे ही दूसरी संख्या है 2320, इसमें 6 शेष बचेगा, तो इसमें से 6 घटा देते 2314। अब हमारे पास दो संख्या आ गई, पहली आ गई 2670, दूसरी है 2314। इन दोनों का कॉमन मल्टीपल निकालना है, यानी कि वो संख्या जो इन दोनों को पूरा पूरा भाग दे, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो जिससे ये दोनों संख्याएं पूर्ण भाग हो जाए पूरी पूरी। तो 2670 और 2314 इनका HCF निकाला हमने, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, और वो कॉमन क्या आएगा 178। 2670 और 2314 का जो कॉमन मल्टीपल आएगा वो आएगा 178। तो वो संख्या सबसे बड़ी संख्या जो इन दोनों को भाग देगी, 2675 को और 2320 को। जब 2320 से भाग देगी तो यहाँ पे 6 शेष बचेगा और यहाँ पे 5,
क्योंकि 2670 पूरा पूरा भाग होएगा तो 5 जोड़ेंगे तो 5 शेष बचेगा। 2314 पूरा पूरा भाग होएगा लेकिन 6 जोड़ेंगे तो 2320 में 6 शेष बचेगा। तो सवाल नंबर 80 का ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा 178। वो सबसे बड़ी संख्या है जिससे अगर 2675 को भाग करेंगे तो 5 शेष बचेगा, 2320 को भाग करेंगे तो 6 शेष बचेगा। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 81, हिंदी के प्रश्न, अब 10 प्रश्न हिंदी के आएंगे। इसमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताओ, इनमें से शुद्ध क्या है? व्यवहारिक, व्यावहारिक, व्यावहारिक या व्यवहारिक? सबसे शुद्ध कौन सा है इसमें? तो देखो ये है व्यावहारिक। व्यावहारिक हिंदी भाषा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, इसका अर्थ व्यवहार या क्रिया से, ठीक है। और ये व्यवहार में इक प्रत्यय लगाने से बनता है, भी ध्यान रखना। व्यवहार जो अपना बिहेवियर होता है उसमें इक प्रत्यय लगाने से बनता व्यवहारिक। व्यावहारिक यह शब्द है। तो प्रश्न नंबर 81 में शुद्ध रूप है व्यवहारिक, ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। अगला है चम्मच। चम्मच का बहुवचन बताओ। तो चम्मच का क्या होगा? चम्मचे, ऑप्शन बी। 83 नंबर प्रश्न है चौबे शब्द का स्त्रीलिंग। चौबे का स्त्रीलिंग, तो चौबे का स्त्रीलिंग होगा चौबाइन, मोस्ट इंपोर्टेंट है। चौबाइन चौबे का स्त्रीलिंग। प्रश्न नंबर 84 है शुद्ध वाक्य बनाना। वाक्य दिया हमारे, यह है पुष्प इसकी सुगंध से महक रहा है। शुद्ध कैसे लिखेंगे इसको? तो देखो यह पुष्प इसकी सुगंध से नहीं, खुद की सुगंध से महकता है पुष्प। तो यह पुष्प अपनी सुगंध से महक रहा है। यह पुष्प अपनी सुगंध से महक रहा है, ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 84 का। प्रश्न नंबर 85 है विलोम शब्द बताना हमें। विलोम यानी कि विपरीतार्थक, उल्टा बताना है। पुरोगामी, पुरोगामी यानी कि पहले आने वाला, तो इसका विलोम होगा पश्चगामी, बाद में आने वाला, पीछे आने वाला। ऑप्शन ए उत्तर होगा। 86 नंबर में भी विलोम बताना सबल, तो इसका विलोम हो जाएगा निर्बल, सबल का निर्बल। 87 नंबर है पर्यायवाची बताना है किसका? पावक। पावक क्या होता है? आग, अग्नि, अनल। पावक ये आग के पर्यायवाची है, तो इसका एक क्या है? ज्वाला। आग का पर्यायवाची शब्द है ज्वाला, ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। पावक, ऑप्शन बी। 88 नंबर है तैरकर पार करने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? तैरकर पार करने वाले की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? देखो तैरकर पार करने की तीव्र इच्छा रखने वाले व्यक्ति को तो कहा जाता है तितिर्षु। क्या कहा जाता है? तितिर्षु। और ये जो इच्छा होती है, ये इच्छा कहा जाती है तितिर्षा। भाई तितिर्षा एक इच्छा है। क्या इच्छा है? तैरकर पार करना। और जो आदमी पार करने की जो इच्छा रखता है, ये उसको बोलता है तितिर्षु। तितिर्षा रखने वाले को तितिर्षु कहा जाता है। तो प्रश्न नंबर 88 का ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा, तितिर्षु। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, नॉलेज हब 790, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। काफ़ी सारी पीडीएफ, काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पर मिलेगा। और भी जो डिमांड करोगे आप, सारा स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आगे है प्रश्न नंबर 89। एक हाथ से ताली नहीं बजती, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? एक हाथ से ताली नहीं बजती यानी कि एक व्यक्ति कोई बड़ा कार्य नहीं कर सकता। एक व्यक्ति कोई बड़ा कार्य नहीं कर सकता, ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 90 है अनुशासन का संधि विच्छेद बताओ। अनुशासन का, पहली बात तो देखो इस सारों में गलत है, ये शासन आएगा, शान नहीं आएगा, शासन आएगा पीछे, शासन, ठीक है। अनु प्लस में शासन, अनु प्लस में शासन। प्रश्न नंबर 91 है इंग्लिश के 10 प्रश्न आएगा। क्वेश्चन नंबर 91, इसमें एरर बताना है, किस पार्ट में एरर है? द गवर्निंग बोर्ड कंप्राइजेस ऑफ सेवरल डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटीज। एरर बताना है किस पार्ट में है? तो देखो एरर जो है वो है कंप्राइजेस ऑफ में। देखो कंप्राइजेस का मतलब होता है टू कंसिस्ट ऑफ या टू बी मेड अप ऑफ, इनकी कंप्राइजेस के अंदर ऑफ पहले से शामिल है इसके मीनिंग में, तो इसके साथ ऑफ नहीं लगाना अलग से। तो टू कंसिस्ट ऑफ कंप्राइजेस का मतलब होता है, तो कंप्राइजेस ऑफ की जगह हम कंप्राइज वर्ड यूज करेंगे, सिंपल, ठीक है। कंप्राइजेस, तो करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा? द गवर्निंग बोर्ड कंप्राइजेस सेवरल डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटीज। तो क्वेश्चन नंबर 91 में ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा इसका। 92 है, इसमें भी एरर बताना है, किस पार्ट में है? When Varun heard the news that his father had been hospitalized, he cancelled his trip and returned back to his village. देखो ये कॉमन एरर है जो बहुत बार आता है, रिटर्न बैक, या फिर एक वर्ड आता है काइंडली रिक्वेस्टेड।
काइंडली के साथ रिक्वेस्ट नहीं आएगा, रिक्वेस्ट के साथ काइंडली नहीं आएगा। तो इसमें रिटर्न यूज हो गया तो बैक यूज नहीं होगा। ठीक है, रिटर्न के साथ बैक यूज नहीं होता है, ध्यान रखना। काइंडली के साथ रिक्वेस्ट का यूज नहीं होता। ठीक है, तो इसमें बैक वाला ये बैक नहीं आएगा, ऑप्शन सी के अंदर एरर है, खाली रिटर्न आएगा। अगला प्रश्न है 93 का, फिल इन द ब्लैंक करना है। आगे है क्वेश्चन नंबर 93 और इसमें दिया है महेश शॉर्ड एंड ब्लैंक फॉर स्पोर्ट्स एट ए वेरी अर्ली स्टेज। देखो स्पोर्ट्स के लिए कोई भी हम एक्टिविटी, नेचुरल एक्टिविटी में अपना क्या दिखाते हैं, एप्टीट्यूड, अपना एप्टीट्यूड शो किया था। ठीक है, इमेजिनेशन तो होती जो हम सोच रहे हैं, भाई सोचने का तो कोई काम ही नहीं है इसके अंदर। एटीट्यूड एक अलग चीज़ हो जाती है। तो एप्टीट्यूड ऑप्शन बी आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, ये भी फिल इन द ब्लैंक है कि ही इज़ वीक, वो कमज़ोर है। ही डज ए लॉट ऑफ वर्क, वो बहुत काम करता है। देखो दो सेंटेंस हैं, वो कमज़ोर है, वो बहुत काम करता है, कोई सेंस नहीं निकली। ये हो सकता है कि वो कमज़ोर है लेकिन उसके बावजूद भी वो बहुत ज़्यादा काम करता है। ठीक है, वो कमज़ोर है फिर भी बहुत काम करता है, ये कहना चाह रहा है। तो फिर भी का मतलब होता है यट। ही इज़ वीक यट ही डज ए लॉट ऑफ वर्क, वो कमज़ोर है फिर भी वो बहुत ज़्यादा काम करता है। ठीक है, एंड तो दो सेंटेंस एक सी बात है ही नहीं, दोनों एक दूसरे के उल्टे दे रखे हैं। कमज़ोर है तो काम होगा ही नहीं, ना एंड आएगा, ना बिकॉज आएगा, ना सो आएगा। ऑप्शन बी आंसर होगा 94 का। 95 है, सिनोनियम बताना आपका, और ये है बाइफिरकेटेड। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दो हिस्सों में बांट देना, अलग अलग कर देना। ठीक है, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। 96 नंबर है 96, एफ्लुएंस। एफ्लुएंस मतलब होता है अमीर, अमीरी, यानी कि रिचनेस। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। 96 का सिनोनियम है दोनों का। ठीक है, 97 है और इसमें आपको अपोजिट बताना है, कैमरफ्लैश, अपोजिट बताना है। देखो कैमरफ्लैश का एंटोनियम पूछा है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को हाइड करना, छुपा देना किसी चीज़ को। ठीक है, अपना आवरण ढक देना, भाई जो चीज़ है उसकी जगह दूसरा दिखाना, छल करना। ठीक है, कि प्रिटेंड करना, दिखावा करना। तो इसका मतलब होता है रिवील। एंटोनियम पूछा है ना, रिवील मतलब उजागर करना, जो चीज़ है वो दिखाना। ऑप्शन बी आंसर होगा 97 का। 98 नंबर है डोरमेंट। डोरमेंट का मतलब होता है सुस्त, आलसी। इसका एंटोनियम क्या होगा, एक्टिव। ऑप्शन डी आंसर होगा 98 का, एंटोनियम पूछा है इसका। 99 है, द एडमिनिस्ट्रेशन फाउंड डिफिकल्ट टू कोप विद द स्ट्राइकिंग एम्प्लॉय। तो टू कोप विद का क्या मतलब होता है, टू कोप विद का मतलब होता है हैंडल करना, किसी चीज़ को कंट्रोल में करना। ऑप्शन सी आंसर होगा इसका 99 का। लास्ट क्वेश्चन है ये कंसिडरेबल। कंसिडरेबल की जगह क्या है, कंसिडरेबल का मतलब क्या होगा, द न्यू मैनेजर इज सॉफ्ट स्पोकन एंड इज कंसिडरेबल टू ऑल। तो कंसिडरेबल का मतलब क्या है, कंसिडरेट टू ऑल, ये आएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, कंसिडरेबल की जगह कंसिडरेट आएगा। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट था, 100% हमने करे हैं और सभी का डिटेल में आपको सॉल्यूशन इसमें प्रोवाइड करवाया है। इस क्लास के पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, नॉलेज हब 7900 करके। नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल, काफ़ी सारी पीडीएफ आपको नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। ठीक है, 100% है, सभी का डिटेल में हमने सॉल्यूशन करा है। हरियाणा सीईटी ग्रुप डी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट सीरीज है। अगली क्लास में अगला प्रैक्टिस सेट करेंगे हम। एस्पिरेंट्स, यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए। ठीक है, और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ। ठीक है, और चैनल को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स, जो कैंडिडेट्स नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने चैनल नॉलेज हब। ठीक है, मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।